अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी होस्ट इरम सफदर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, कहा जाता है कि इंसान हमेशा तकलीफ में सीखता है, खुशी में तो पुराने जो सबक है वो भी भूल जाता है। और ऐसा भी है, जो आजकल सूरत हाल है, आप देख सकते हैं हम तमाम लोग ही तकलीफ में हैं, और वो कोरोना की तकलीफ है जिसमें कोई भी नहीं बचा। कोई ना कोई हमारे घर में कोई एक शख्स या हमारे मिलने वाले या हमारी फैमिली में से या हमारे सर्कल में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा जरूर है जो विक्टिम हुआ है इस वायरस का। वो कैसे हुआ है? क्योंकि हमने एहतियात नहीं की। आज से 4 माह से पहले सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तमाम लोग अवेयरनेस में लगे हुए थे, तमाम लोग बता रहे थे। हम लोगों ने दिन में हर बार आपको बार बार बताया कि इससे बचने का तरीकाकार क्या है। सिर्फ एक तरीकाकार है कि एहतियात कीजिए, इसके अलावा कोई तरीकाकार नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। डॉक्टर हजरात जिन्हें हम सलाम पेश करते हैं, वो दिन रात मेहनत जरूर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होके भी लोग घरों में वापस जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ जो डेथ रेट है वो अब डे बाय डे ज्यादा होना शुरू हो गया है। पहले हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट था कि जनाब जो है 40 से अबव जो लोग हैं उनको होता है, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन हमने ये भी देखा कि बहुत से यंगस्टर, यंग डॉक्टर, यंग नर्सेस आज हमारे दरमियान में नहीं है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग था, वो तो दूसरों को ट्रीट कर रहे थे। क्योंकि ये वायरस इतना खतरनाक है जिसको आज भी बदकिस्मती से हम लोग नहीं मान रहे, बहुत से लोग, कि हाँ ये है ये नहीं है। जैसे थोड़ी सिचुएशन बेहतर होती है, लॉकडाउन में नरमी होती है, तो हम लोग क्या समझते हैं कि शायद कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना खत्म नहीं हुआ ये है कि क्योंकि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सी मुश्किलात में थे। जब कोरोना आया तो आपने देखा कितनी देर हम लॉकडाउन कर सकते थे, लोग डेली वेजेस पे काम कर रहे थे। हमारे यहाँ ज्यादातर तबका जो है डेली वेजेस पे काम करता है, जो इवन के जो शॉपकीपर है उसका भी डेली वेजेस वाला हिसाब होता है ना, कि लोग आएंगे, अर्न करेंगे तो घर चलेगा। अब कितनी देर हम मार्केट्स बंद कर सकते? तो हम एसओपीज बना दी गई, लेकिन उसमें क्या हुआ, बदकिस्मती से हमने उस तरह से फॉलो नहीं किया, ना कर रहे हैं। देखिए, ये एसओपीज आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि ये वायरस सिर्फ आपको नहीं होगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आपको ये विक्टिम आप इसके बन जाते हैं तो आपकी वजह से आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके घर के इर्द गिर्द के लोग, आपके मिलने वाले, आपके करीबी जितने भी लोग हैं जिनसे आपका राबता है, जिनसे आप मिलते हैं, उनको भी हो सकता है। तो काइंडली अपनी एहतियात कीजिए, अपने साथ साथ दूसरों के भी कीजिए। दूसरों को कैसे आप बचा सकते हैं? डिस्टेंस रखिए। आप दिल से प्यार करते हैं तमाम लोगों को, कोई मसला नहीं है। हमारे यहाँ रिवाज है, जब तक आप सलाम नहीं लेते, मिल नहीं लेते गले, तो हमें लगता है कि हम उस तरह से नहीं मिल रहे, हम उस तरह से प्यार अपना शो नहीं कर रहे। ये सिचुएशन ऐसी है, इंशाल्लाह जब हम कम बैक करेंगे, इंशाल्लाह तो आप दोबारा से उसी तरह से लोगों से मिलिएगा, उसी तरह से गैदरिंग कीजिएगा, उसी तरह से खुशियों में शामिल हो जाइएगा। लेकिन ये सिचुएशन बहुत अजीब है जिसमें हमें नहीं समझ आ रही। कभी सिम्टम्स कुछ हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते, क्योंकि WHO की तरफ से डेली कोई ना कोई चेंजिंग आ जाती है। पहले पेट में दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन अब होना शुरू हो गया। पहले आपके जो सूंघने की हिस्स थी उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, अब आप परफ्यूम को स्मेल नहीं कर सकते, आपके खाने के जो टेस्ट है वो डेवलप नहीं होता। बहुत सी चीजें, कुछ लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन वो कैरियर होते हैं दूसरों को जब मिलते हैं। तो काइंडली इसमें एक ही चीज़ है, एहतियात कीजिए। हमारा ईमान बहुत स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह ताला जब हमसे राजी हो जाएगा तो यकीनन ये वायरस चला जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि अगर कोई बीमारी आती है तो उसका इलाज करवाइए, एहतियात कीजिए। तो काइंडली दोनों चीज़ों को साथ लेके चलिए, एहतियात कीजिए, अपना जो ईमान है वो स्ट्रॉन्ग रखिए कि इंशाल्लाह वेरी सुन हम कम बैक भी करेंगे। आज के शो की अगर बात की जाए तो आज हम बात करेंगे लाइफ कोच किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से मोटिवेट करते हैं आप लोगों को, किस तरह से वो आपको ये बताते हैं कि जनाब आपके अंदर ये क्वालिटी है, ये खूबियां हैं, किस तरह से आप आगे आ सकते हैं। इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ आज बड़ी प्यारी हमारी शायरा मौजूद है, उनसे उनकी बुक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ उनसे पोइट्री उनकी सुनेंगे। साथ साथ वो बिजनेस भी कर रही है, तो मुझे खुशी इस चीज़ की हुई कि दूसरी खवातीन के लिए एक बड़ी आइडियल है, वो इंस्पिरेशन है वो दूसरों के लिए, कि वो एक ही वक्त में इतने ज़्यादा काम कर रही है, तो हम घर में बैठ के अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। उसके अलावा आज आपको एक मेरे मेहमान से मिलकर बड़ी खुशी होने वाली है, क्योंकि आप लोग अक्सर जब फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आप जो इंडस्ट्री के बेस्ट फिल्म्स होती है ना, उनका जिक्र करते हैं, उनके एक्टर एक्ट्रेसेस के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे जब वो दौर था तो हमारी जो एक्टर एक्ट्रेसेस थे वो किस तरह से काम करते थे, उनकी सिलेक्शन किस तरह से होती थी, क्या उनकी रिहर्सल करवाई जाती थी, उन्हें तैयार किया जाता था, उन्हें ग्रूम किया जाता था। उस वक्त कुछ लोग ऐसे होते थे कि जब हम सुनते थे कि फलां जगह शूटिंग चल रही है तो काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाया करते थे, आइडियलाइज करते थे, उनके लिए बड़ी डिफरेंट चीज़ थी।
फिर वक्त चेंज हुआ, जवाल आया, कैसे आया, क्या प्रॉब्लम थी, वो राइटर कहाँ है, वो डायरेक्टर कहाँ है, वो प्रोड्यूसर कहाँ है, वो म्यूजिक कंपोजर कहाँ है, क्यों वो वापस कम बैक उन्होंने नहीं किया, अगर किया तो क्या नए लोगों ने उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्या सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बना, क्या हम दोबारा से उस तरह की फिल्म प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे, अगर पा रहे हैं तो कितनी जबरदस्त फिल्म बन रही है और कितनी तादाद में बन रही है, इस बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि मेरे जो मेहमान हैं उन्होंने अपनी पहली फिल्म उस वक्त की जब जावेद शेख की भी पहली फिल्म थी और इनकी भी पहली फिल्म थी, और उसके अलावा उन्होंने एज अ प्रोड्यूसर काम किया, एज अ एक्टर काम किया, एज अ डायरेक्टर काम किया और माशाल्लाह बहुत से लोगों को लॉन्च किया, उनको आगे लेके आए, उन्हें प्रमोट किया, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी बहुत से लोगों को आगे लेके आ रहे हैं। इन तमाम चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। जनाब, सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी, आज हमारी सब बड़ी प्यारी सी हमारी मेहमान मौजूद है, एक जबरदस्त शायरा है, मुसन्निफा है और अपना ऑनलाइन बिजनेस भी रन कर रही है। मैं वेलकम करना चाहूंगी सैयदा तस्नीम बुखारी का। खुशामदीद मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आई एम गुड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बड़ी प्यारी लग रही हैं और ब्लैक कलर हमेशा स्क्रीन का कलर रहा है और इसमें हमेशा सब बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, तो आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। और इनके साथ हमारे बड़े जबरदस्त मेहमान मौजूद है, उनसे पूछेंगे जनाब लाइफ कोच किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि आज मुझे पूछना है लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर में क्या फर्क होता है, ये लोग किस तरह से काम करते हैं और हमारे यहाँ कितने अच्छे काम करने वाले हैं, कितना मोटिवेट करने वाले हैं और इन लोगों को मोटिवेट कौन करता है, इनका मोटिवेशनल स्पीकर कौन होता है, इनसे भी मैं आज बात करूंगी। मैं वेलकम करना चाहूंगी इमरान बुखारी का, जो लाइफ कोच भी है, लीडरशिप डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? इमरान भट्टी, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, बड़ा अच्छा लगा आपको भी अपने शो में देख के और इंशाल्लाह गुफ्तगू से भी काफी लोगों को आज फायदा होगा। और हमारे साथ बड़े जबरदस्त मेहमान मौजूद हैं, एक जबरदस्त एक्टर है, फिल्म डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। मैं वेलकम करना चाहूंगी अनवर गफ्फार का। खुशामदीद जनाब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से आप? अल्लाह का बहुत कर सब बहुत शुक्रिया आपका। एक तो आप कराची से लाहौर आए और फिर आप हमारे शो में भी आए, आज हम बड़े खुश हैं और यकीनन आज हमें बहुत सी बातें पता चलने वाली है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में इंशाल्लाह। और इनके साथ बड़े जबरदस्त सिंगर मौजूद है, यंग टैलेंट है जी, उनसे भी बात करेंगे सिंगिंग के बारे में। मैं वेलकम करना चाहूंगी फाहद अली का। खुशामदीद फाहद। और जनाब, जैसे कि कोरोना से स्टार्ट लिया और ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, हमें इसके बारे में बात करना जरूरी है, अवेयरनेस देना भी जरूरी है। सर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? सूरत हाल मैं इस लाहौर में आने के बाद जी, कराची की बात अपनी जगह है, मैं देख रहा हूँ कि 75% लोग जो है ना वो कबूल करने को तैयार ही नहीं है कि कोरोना है या नहीं। बिल्कुल। मैं डिफेंस मोड़ पे रहता हूँ, वहाँ 7 स्ट्रीट का एक बाजार है, लेडीज बाजार है। मैं देखता हूँ कि एक रश है, एक जम्मे गफीर है, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। यहाँ से लड़की कह रही है उसको, अरे निगाह तुम कैसी हो, आए वो जैसे पुराना तरीका था, हक किया, गले से गाल से गाल मिलाया, प्यार किया, कोई फर्क ही नहीं है। मैं अपने इस जहाँ पे मैं ठहरा था वहाँ मेडिकल स्टोर पे गया, मैं एक लेडीज आई, उन्होंने कहा जी बीबी मास्क पहने, कहते जी कुछ नहीं है। अच्छा, केड़ा कोरोना? कोई कोरोना नहीं है। तो ये पोजीशन चल रही है। तो हालांकि आपको पता है कि पूरी दुनिया में लाखों आदमी मर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और सर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जैसे आपने जिक्र किया, पूरी दुनिया में तकरीबन 200 ममालिक में ये फैल चुका है और इतनी तबाही हुई है, आपका बिजनेस कोलैप्स किए, आपके जो एजुकेशन सिस्टम है वो बंद हो चुका, ऑनलाइन में कहीं ना कहीं हम अभी आ चुके हैं, लेकिन उस तरह से नहीं आए जैसे आना चाहिए था। और इसके अलावा अफसोस उस वक्त होता है जब आपके पढ़े लिखे लोग ये बात कहते हैं कि कहाँ है कोरोना और ये नहीं हो रहा, अगर होता तो मुझे भी हो जाता। लेकिन इस वजह से सर आपने देखा केसेस की तादाद ज्यादा हो गई, बिल्कुल, क्योंकि हम मान ही नहीं रहे थे। मैम, आप क्या देख रही हैं सूरत हाल? आपको लग रहा है कि लोग अब एहतियात करेंगे या फिर अगेन अब ईद खैरियत से आने वाली है तो ईद पे फिर उसी तरह रश देखने में आएगा? बिल्कुल, एहतियात तो आप भूल जाएं कि ये लोग करेंगे, ये पाकिस्तान नहीं है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन एहतियात जरूरी है जी, क्योंकि एक वबा एक पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है और ये कुदरती है, तो इसको हमें कबूल करना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। अगर हम बाजारों में रश, वाकई ही रश है, हम भी जाते हैं बाजारों में, ये नहीं कि हम नहीं जाते, लेकिन मास्क, ग्लव्स वगैरह पहन के, सैनिटाइज करके इस तरीके से जाना चाहिए, क्योंकि जरूरियात जिंदगी तो है ना, इंसान के साथ साथ ही है, हमें कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ता है, लेकिन एहतियात जरूरी है। बिल्कुल मैम, जैसे आपने जिक्र किया कि बाजारों में आप लोग भी जा रहे हैं अगर जरूरत है कोई चीज लेनी है, लेकिन हमारे यहाँ एक मसला ये भी है कि आप अपने करीबी लोगों को जब डिस्टेंस से मिलते हैं या उन्हें मना कर देते हैं शेक हैंड करने से या हग करने से, तो एक ना बड़ा जबरदस्त सा रिएक्शन आता है और कहते हैं जनाब ये क्या हो गया, हमारे इस्लाम में है कि आप मिलिए अपने करीबी लोगों को।
बिल्कुल है, हमारे इस्लाम में ये भी है कि कोई वबा आ जाए तो आप लोग डिस्टेंस भी रखिए, एहतियात भी कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैंने अभी ना पिछले दिनों किसी से पेमेंट लेनी थी, तो मैंने पेमेंट पकड़ी, मैंने पहले डिटॉल का स्प्रे किया, वो एकदम हैरान हुए, कहते ये क्या? मैंने कहा नहीं, एहतियात जरूरी है। एहतियात जरूरी है, बिल्कुल। तस्नीम साहिबा से भी बात करेंगे। अली साहब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आप बजाज शाद फरमा रहे हैं कि कोरोना एक हकीकत है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे भी जो तल्ख हकीकत वो ये है कि हमारा रद्द अमल, हमारा रवैया जी ये बड़ा अजीबोगरीब है, जो हमें इस दलदल में मजीद आगे लेके जा रहा है। अच्छा, ये तो सबको पता है कि ये मसला है। रीज़न बड़ी सिंपल सी जो मुझे लगती है मेरे एनालिसिस के मुताबिक, कि जो कौमें होती हैं ना, ये रोल मॉडल पे चलती हैं, ये रेलगाड़ी की तरह होती हैं। अब आप और हम लोग डिब्बे हैं। अच्छा, डिब्बा कभी भी अपनी मर्जी से नहीं चलता, उसको इंजन चलाता है। तो हमेशा कोई भी जो नेशंस होती हैं, इनका रोल जो है वो लीडर्स का होता है, जो आप समझ लें हमारी गवर्नमेंट और बाकी रिलीजियस और बाकी पॉलिटिकल लीडर्स और बाकी सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर वगैरह होती हैं। तो अब अगर ये देखा जाए कि जो कन्फ्यूजन जो है वो बेसिकली ऊपर से शुरू हुई है। एक होता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट, यानी ऊपर से जब ये देखना ये शुरू हुए कि भाई मुख्तलिफ जगहों पे लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए, यानी आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमारे यानी सदर, वजीर आजम, पोलिटिकल लीडर, रिलीजियस लीडर्स, यानी जिन्होंने लोगों को बजाय इसकी तरफ लाने के, इवन कई रिलीजियस लीडर ने तो ये भी कहा कि जी आप सब मुझसे हाथ मिलाकर जाएं, आप सब मिलके जाए, अगर किसी को कोरोना हुआ तो मुझे पकड़ लीजिएगा। इवन हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं, इन्हें ये चाहिए था कि वो खुद रोल मॉडल। अच्छा सर, देखिए रोल मॉडल की बात बिल्कुल ठीक है। जब हमारे यहाँ जैसे सर हम में सीनियर है, हर लिहाज से, एक्सपीरियंस के लिहाज से हम बिल्कुल उनको फॉलो करेंगे, लेकिन जब मुझे ये बता दिया जाएगा ना कि ये आप हैंड टच करेंगी तो आपकी मौत वाकया हो जाएगी, आपकी जान को खतरा है, तब हम किसी और लीडर मुझे ये कहे कि नहीं खतरा तुम आ जाओ, तो मैं कभी उसकी बात नहीं मानूंगी। उसकी रीजन क्या है कि मुझे मेरी जान ज्यादा प्यारी है। रोल मॉडल को फॉलो हम यकीनन करते हैं, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, हम अपने लीडर को भी फॉलो करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम उनकी वो बातों को फॉलो करते हैं जो वो नहीं कर रहे होते, जो अच्छा काम कर रहे होते हैं हम फॉलो नहीं करते। उन्होंने तो जनवरी से लेकर अब तक अवेयरनेस भी दी। हमारे यहाँ गवर्नर पंजाब ने बार बार लोगों को अवेयरनेस दी, मास्क पहने, मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए, हमारी गवर्नमेंट ने किए। लॉकडाउन किया, वो किस लिए था? हमने उन चीजों को तो फॉलो नहीं किया। अगर उन्होंने एक बार किसी एक तस्वीर पे मास्क नहीं पहना तो हमने कहा जी जनाब ये नहीं पहने तो हम भी नहीं पहनेंगे। जी बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि उसकी एक रीजन जो है पिछले 72 सालों से हमारे यहाँ पे एक आदत बदकिस्मती से मेजॉरिटी में ये पैदा हो गई है कि जहाँ पे आप जो काम करने से मना करेंगे वो लाजम होगा। असल हम जाते हुए दीवारों पे देखने लिखा होता है यहाँ पे लिखना मना है, यहाँ पे इश्तिहार लगाना मना है, तो वहाँ पे आपको एक जमे गफीर उस चीज का नजर आएगा जी, क्योंकि ये हमारी बेसिकली ट्रेनिंग की जरूरत है। तो सर क्या करें हम? आज से बोलना शुरू कर दे कि मास्क नहीं पहना, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करना, हमें ये शायद लोग फॉलो करना शुरू कर दे। ये आप बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है कि इसको बार बार प्रैक्टिस पहले प्यार से करवाना है, और फिर मैं एक और बात इसमें कहूंगा कि सख्ती से भी अगर जरूरत सर ये अभी फाइन हो गए माशाल्लाह, बाइक पे तमाम लोग, घर में पहने ना पहने, घर से बाहर पैदल पहने ना पहने, ये ट्रैवल करते हर बंदे ने मास्क पहना था। वो अलग बात है कि जब वो वार्डन को देखते हैं मुंह पे कर लेते, बाकी चिन पे कर लेते, लेकिन खैर उन्होंने पहना जरूर है। इसका मतलब ये है कि जब तक आपको फाइन नहीं किया जाएगा, जब तक आपको बताया नहीं जाएगा कि जनाब अब आप हेलमेट का कैसे ट्रेंड हमने पैदा किया, कितने हमारे यहाँ मसला रहा था। मैं वही आपसे करने लगा हूँ। आप देखें कोरोना से पहले देख लें क्या होता है कि एक हमारा हाईवे है, एक हमारा मोटरवे है, और क्या होता है कि जब आप मोटरवे पे ड्राइव कर रहे होते हैं तो बिल्कुल रूल एंड रेगुलेशन के हवाले से आप एक डिफरेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही आप मोटरवे से एंटर होते हैं तो आप पहला काम क्या करते हैं, अपनी बेल्ट, सीट बेल्ट बांध लेते हैं कि कहीं पे फाइन ना हो जाए। इम्प्लीमेंटेशन जो है बेसिकली रूल एक तो होता है कि एक इनबिल्ट होती है, और एक होता है कि वो आप में इम्प्लीमेंट करवाई जाती है। तो अब इस जैसे ऑनलाइन क्लासेस फोर्सफुली हम कर रहे हैं, हमारे टीचर खुश है ये नहीं है, हमारे बच्चे खुश है नहीं, लेकिन हमें करना है। जी बिल्कुल, और उसको आप जब इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो लोग करेंगे। देखें ये ना तो कोई इस वक्त मजाक की बात है, ना कोई डिबेट की बात है, ये हमारी नेशंस की सर्वाइवल की बात है। और कोरोना की वजह से देखें हर एक शोबा आपका डिस्टर्ब हो रहा है, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, आपकी एजुकेशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, और इन चीजों का इम्पैक्ट आने वाले दिनों में अगली जनरेशन पे होगा। मेरी पिछले दिनों में जो है एक बात हुई, इंग्लैंड में एक लाइफ कोच है, तो हमारी आपस में डिस्कशन होती रहती है, तो उन्होंने मुझे बताया, वो यानी यूरोपियन
सिचुएशन है, तो किसी वजह से परेशान थी। उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे आईटी की एक जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन है, उधर गए तो उन्होंने फ्यूचर प्लान के हवाले से हमें ये बताया कि हमारी ये कैलकुलेशन है कि ये जो सिचुएशन है ये अगले 3 से 5 साल लगेंगे इकोनॉमी को दोबारा से रीस्टेबल होने में, अगर हम प्रॉपरली लगे रहे। यानी देखें, जो एक अच्छी बात है वो क्या होती है कि जो तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं जिन्हें फ्यूचर की फिक्र होती है, वो मसले को पहले मान लेती हैं, उसके बाद फौरी तौर पर उसके हल में लग जाती हैं। और बदकिस्मती ये है कि हम अभी पहली स्टेज पे, हमने मसले को कबूल ही नहीं किया, कोरोना शुरोना कुछ नहीं। अच्छा, अब देखिए सर, जहां से स्टार्ट हुआ उन्होंने माशाल्लाह से कम बैक किया, उनकी इंडस्ट्री भी चल रही है, सब कुछ चल रही है, लेकिन क्या उनकी जो लोग थे उन्होंने ये मान लिया था कि भाई ये पहनना जरूरी है और इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते? अब चाहे आपका बिजनेस हो, आप देखते सर, देखा होगा हम लोग रो रहे होते हैं कि भाई बिजनेस नहीं चल रहा, ये प्रॉब्लम आ गई, लेकिन हम मास्क पहनने को तैयार नहीं, हम सब कुछ कर रहे हैं। जिंदगी का हिस्सा बना लिया। आप सबसे पहले देखे ना कि चीन, वहाँ देखिए सारा सिस्टम चल रहा है, सब कुछ अपने काम पे हो गया, क्योंकि अब बात वहीं आ जाती है कि अब जैसे आप ये कहे कि जी ये बीमारी आ गई है, अब हम ये कह रहे हैं कि ये बीमारी हमारी जिंदगी के साथ है। बिल्कुल, हमने अपने आप को सेफ खुद करना है, हमने, हमारे बच्चों ने, हमारे अजीज़ो अकारब ने, क्योंकि अभी ये साल में 2 साल में जाने वाली बीमारी नहीं है। बिल्कुल, ना इसकी वैक्सीन फिल वक्त आ रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो हमने ये सोचना है कि ये अब हमारी जिंदगी के साथ ये चल रही है, बिल्कुल चलेगी। बिल्कुल, हर बीमारी मुस्तकिल चलती है, जैसे शुगर है हमारे यहाँ सब लोगों को होती है, लेकिन क्या कि उसको हमने डेंगू जब स्टार्ट में आया कितना वो था, इससे ज्यादा सिचुएशन ये तो जानलेवा है ना, इसका तो कोई हल ही नहीं है। बिल्कुल, इससे तो यही है कि खासकर हमारे जैसे ओल्ड एज वाले, उनके लिए तो बिल्कुल 95% चांस नहीं है। जो यंग हमारे है 40 से नीचे या 40 से ऊपर, वो तो बेचारे फिर भी सर्वाइव कर लेते हैं। और सर, अल्लाह ना करे अगर किसी को ये वायरस लग जाता है, उसके बाद क्या है कि अगर आपको ऑलरेडी कोई और भी बीमारी है, फॉर एग्जाम्पल आपको शुगर है या बीपी का मसला है, तो आपके लिए और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी मेडिसिन खाने की वजह से वो लो हुआ होता है। खैर सर, इसमें इस वायरस की वजह से हमारे आर्टिस्ट ज्यादा मुतासिर हुए, क्योंकि कुछ ना कुछ काम चल रहा था, कुछ लोग शटर उठा के भी काम कर रहे थे, कुछ लोग ऑनलाइन क्लासेस छोटी सी बात करूंगा कि आर्टिस्ट हुए, लेकिन वो ऐसे हैं कि वो 3 महीने बैठ के घर में खा सकते हैं। सर, जूनियर आर्टिस्ट सबसे ज्यादा तकलीफ जो है ना, वो हमारे ये टेक्नीशियंस की है। बिल्कुल, जो हमारे कैमरे के पीछे होते, हमारा लाइट मैन, हमारा कैमरा मैन, हमारा एसोसिएट डायरेक्टर, स्पॉट, ये बेचारे सब हैंड टू माउथ हो चुके हैं, यहाँ तक कि इनको सैलरीज नहीं मिल रही। आपको भी पता है, मैं अब चैनल पे बैठ के क्या कहूँ कि एक चैनल नहीं, पता नहीं कितने इस तरीके। अच्छा, अब आ जाइए स्टेज पे जी, जो शाम को स्टेज पे ये मत देखे कि जी ये इफ्तिखार ठाकुर तो बेचारा वो खा लेगा, उसके पास तो है, वहाँ और जो काम करने वाले सारे। अब आ जाइए सैनमा, क्योंकि सैनमा से मैं मुंसलिक रहा हूँ, अब सैनमा बंद पड़े थे। आपको पता है सैनमा में कितने लोग काम करते हैं? स्वीपर से लेके आप, यानी एक स्टेप से चलते हुए आप कैंटीन तक चले जाए, सब बेरोजगार। आज 4.5 महीने हो गए। 4.5 महीने हो गए। तो आर्टिस्टों का तो फिर भी है कि वो बेचारे ऐसे हैं कि अपना गुजारा कर रहे हैं। इवन कि सर, उनके साथ आप जिन आर्टिस्ट का जिक्र कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। और जो हमारे जूनियर आर्टिस्ट है, जो छोटे छोटे रोल कर रहे थे, 5 मिनट का, 3 मिनट का, इस बात पे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि ये छोटे रोल करने वाले, वो तो बेचारे इंतजार में बैठे हैं ना कि कोई ना कोई हमें काम मिले या कोई शूट हो तो हम करें जी, तो वो हो नहीं रही है। मुश्किल वक्त शुरू हो गया। लेकिन सर, इसमें हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, जो हर लिहाज से सीनियर हैं, फाइनेंशियली भी, काम के लिहाज से भी, उनको चाहिए कि अपने साथ मुंसलिक जो लोग हैं, जैसे हर एक एक्ट्रेस के साथ एक जो मेकअप आर्टिस्ट है वो मुंसलिक होता है, उसको पता होता है कि मेरे साथ मेरी टीम में कौन कौन से ऐसे लोग हैं। सर, हमें पता होता है, हमारे फोन में 4-5 नंबर ऐसे जरूर होते हैं जिनको हेल्प की जरूरत होती है, हम तमाम लोगों के। तो वो ये है कि वो हेल्प करना शुरू कर दें, क्योंकि अब देखिए गवर्नमेंट किस किस को करेगी, हम सबको भी मिलके कुछ ना कुछ करना होगा। खैर, इस बारे में मजीद भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन सर अब हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं। सर, आप माशाल्लाह, आपने उस वक्त स्टार्ट किया जब अरूज था, और जब एक हीरो स्क्रीन पे आता था, लोग कई कई दिन तक उसको डिस्कस किया करते थे कि फलां एक्टर का ये डायलॉग था, हिट हो जाता था, हेयर स्टाइल हिट हो जाते थे, कपड़े पहनने के स्टाइल हिट होते थे। सर, क्या सूरत हाल है? अब तो चीजें चेंज हो गई, लेकिन उस वक्त की बताइए। मैं आपको एक चीज बताऊं कि 1958 में जी
मेरे फादर ने फिल्म बनाई परदेसी। परदेसी परदेसी फिल्म ने उस वक्त इंडिया की फिल्में पाकिस्तान में लगती थी। कराची में सिनेमा नाज और निशात आमने सामने सिनेमा थे। आन के लिए पोजीशन ये थी कि लोग बैलगाड़ियों में आते थे और फुटपाथ पे रात गुजारते थे कि 3 दिन बाद टिकट लेने की बारी आएगी आन की। अच्छा। इसी तरीके से परदेसी फिल्म सुपर डुपर हिट थी। आप आज भी नेट पे निकाल के देखेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। उसके भी इसी तरीके से बैलगाड़ी में लोग आते थे और बिस्तर लेके सो जाते थे कि 2 दिन बाद टिकट की बारी आएगी। एक अच्छा, ये सूरत-ए-हाल ये दौर क्या आया बात है। और चला वो दौर था। इंडस्ट्री जो थी वो कराची में थी, ईस्टर्न स्टूडियो, मॉडर्न स्टूडियो, ये स्टूडियो थे। उसके बाद चलते चलते फिर एक दौर ऐसा आ गया कि हमारी इंडस्ट्री में निसार मुराद बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनके बेटे वहीद मुराद वो प्रोड्यूसर बने, फिर वो एक्टर बने, फिर पिक्चर हिट हुई। पिक्चर ने बहुत अच्छा बिजनेस किया। परवेज मलिक का दौर था, ये वो दौर थे। और मैं आपको ये भी साथ बताऊं कि उस दौर में फिल्म पता है कितने की बनती थी? 65 लाख रुपए की, 65 lakhs की, ओ सॉरी 65,000 की, 1000 की, 65,000 उस वक्त तो 65,000 65 lakhs के बराबर होता होगा ना? बिल्कुल होते थे। अच्छा, उसके बाद एक दौर आया जब बेहतर हो गया तो 1.5 लाख रुपए की फिल्म बनती थी। हमारे हीरो मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, बड़ी कास्ट, ये 10,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी। मैडम नूरजहां एक गाने के 3,000 रुपए लेती थी। मैंने अपने हाथों से नाहिद अख्तर, महनाज को 2,500 रुपए में गाने गवाए। क्या बात है, क्या ठीक है। और उस वक्त वो दौर था, वो चला। फिर आ गया दौर जब भुट्टो साहब को फांसी हुई जी 1979 में। जी उस वक्त हमारे वहाँ रॉ मटेरियल जो था वो शॉर्ट हो गया जी, जिसपे हम शूट करते हैं। तो बड़ा आसान हो गया है कि जी कैमरे के अंदर आपने एक कार्ड लगाया, खत्म। अब जो दूसरे कैमरे आ गए, ब्लैक मैजिक, एलेक्सा वगैरह, उसमें डबिंग सब कुछ हो जाती है। हम लोग जो थे वो पापड़ बेलते थे। आप मेरी बात समझे कि उस दौर में एरिफ्लेक्स कैमरा होता था ना, हमारे पास मास्किंग शॉट होते थे। आपको याद होगा एक पिक्चर थी पर्दा ना उठाओ, जान मोहम्मद जुम्मन साहब, 4 रंगीले उसमें दिखाए थे जी, दादा भी, बाप भी, बेटा भी और पोता भी। तो हम लोग क्या करते थे उस एरिफ्लेक्स पे, हम वो टेक्नीशियंस हैं कि हमने कैमरे के गेट 4 गेट होते थे, 2 गेट बंद किए, 1 से लेके 16 तक फिल्म चली, फिर उसको रिवाइंड किया, फिर वो गेट बंद करके ये गेट ओपन किए। वो उसको हम कहते थे मास्किंग शॉट। ठीक हो गया। अच्छा, मास्किंग शॉट में एक बारीक सी लकीर आती थी जी। ये वो दौर था। फिल्म बनी हार गया इंसान। मेरे फादर जो थे टेबल वर्क, उस वक्त कंप्यूटर तो नहीं था, उसमें हमने दिखाया था कि सड़क जो है ऐसी शक हुई और गाड़ी उसके अंदर चली गई, जलजला आया, अर्थक्वेक, वो टेबल वर्क होता था। टेबल वर्क। तो एसएम यूसुफ साहब चल के मेरे फादर के पास आते थे कि यार गफ्फार भाई ये टेबल वर्क करना है, ये करके दो, बिल्डिंगें गिरानी है, रोड को चेक करना है। तो ये चीजें, ये हम लोग है मैनुअल। हमारी एडिटिंग जो होती थी फिल्मों की, अब तक हुमायूं गुजर फिल्म तक परवेज राना की चांदनी बिछी होती थी, एडिटिंग रूम होता था। हमारे बहुत बड़े एडिटर एम सईद, उनका इंतकाल हुआ। उनके बाद जुल्फी इस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र है एवेन्यू में बैठते, 11 इंटरनेशनल अवार्ड लिए हुए उन्होंने, माशाल्लाह। ठीक है। उनके फिर शागिर्द कैसर, ये वो एडिटिंग थी जो हम ऐसे नाप के, आज के दौर में अगर हम सवाल करें ना कि प्रोजेक्टर में जब लगती है फिल्म, रील लगता है, तो साउंड और नेगेटिव में कितना फर्क है कोई नहीं बताएगा। हम ऐसे नापते थे, हमें पता था कि इसको इतना आगे रखना है, इसको यहाँ रखना है, तो वो सिंक होता था। ओहो। प्रोजेक्टर पे मिसिंग नहीं होता था। आज के दौर में मैं एडिटिंग कराता हूँ, अभी रिसेंटली कराची में करा रहा था, अली मेरा एडिटर बैठा था, मैंने कहा बेटा ये कर दो, उसने कहा कोई मसला नहीं है, 3 मॉनिटर लगे, यहाँ से उठाया फ्रेम इधर रखा, इधर से फ्रेम इधर रखा। मैंने कहा बेटा ये सिंक कैसे होगा? कहने लगे अनवर साहब आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, वो सिंक हो गए। क्या बात है। तो हसन तारिक साहब जी, इनका नाम लेना बहुत जरूरी है। हमारी बहुत बड़ी हीरोइन रानी उनके शौहर थे, और अदाकार शाहिद को बनाने वाले हसन तारिक है। आप उमराव जान अदा, बेगम जान, एक थी लड़की, यानी आप कितने तहजीब,
एक लाइन है फिल्म की जी, शाहिद और रानी का पेड़ बनाने वाले, ये दौर अलग अलग टुकड़ों में चलते रहे। फिल्म इंडस्ट्री में फॉल कहां से आया? सर इस बारे में मजीद बात करेंगे हम लोग आपसे, क्योंकि अभी तो मैं पहली गुफ्तगू में खो गई हूँ कि किस तरह से मुश्किल से एक फिल्म बना करती थी और किस तरह से लोग तरद्दुद करके आया करते थे फिल्म देखने के लिए। एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन सुनने में आ रहा है ना कि लोगों को भी होता था कि फिल्म आ रही है, टाइम देना, सोचना उसके बारे में, और जैसे एडिटर्स काम कर रहे थे, जैसे डायरेक्टर काम कर रहे थे। सर बहुत मुश्किल काम बता रहे हैं आप हमें। मैम आपको कोई फिल्म याद है उस वक्त की, या आपने कोई ऐसी पुरानी फिल्म? काफी अभी भी देखती हूँ। तो पुरानी देखती है अभी भी? नई नहीं पसंद आती है आपको? मुझे नई बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, अभी भी पुरानी देखती है। फेवरेट एक्ट्रेस कौन थी आपकी उस वक्त की? हाँ, रानी पसंद और वहीद मुराद। क्या बात, जबरदस्त, आपको ये पसंद थे। अच्छा मैम हम आपकी मजे की बात है, मैं छोटी सी थी तो जब वहीद मुराद की डेथ हुई ना तो मैं बहुत रोई थी कि उसकी डेथ हो गई ना। मैं इतनी बड़ी समझदार लोग इमोशनली अटैच होते थे उनके साथ ना, स्क्रीन के लोगों के साथ। नहीं था ना कि बुक में पिक रखने वाला सीन नहीं था। मैम आपके अलावा और भी बहुत सी खवातीन रोई थी। बहुत पसंद था बस जी। और उस वक्त ना सर ऐसे ही लोग अटैच होते थे अपने हीरो हीरोइन के साथ, जो स्क्रीन पे आने वाले लोग होते थे। अगर उनको कभी खबर इजीली आप अप्रोच नहीं कर सकते थे उनको, ना ही आपको पता चलता था कि वो उनकी फैमिली में क्या चल रहा है। अब तो खैर आसानी हो गई ना, फौरन से पता चल जाता कौन क्या। अगर कोई खबर पता चल जाती थी ना, अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम है या कोई खुशी की बात, लोग काफी देर उस पर डिस्कशन करते थे बैठ के कि अच्छा उस हीरो के साथ ये हो रहा है, या वो जो हीरोइन है अल्लाह करे इसकी शादी इसके साथ हो जाए। ये दोनों स्क्रीन पर बड़े अच्छे होते हैं। एक बड़ा ही खूबसूरत दौर था। खैर इमरान हमारे साथ अली साहब भी मौजूद है। अली साहब, इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आपको कोई फिल्म याद है? देखिए, बदकिस्मती से यानी हमने फिल्म इंडस्ट्री का वो दौर देखा जिसमें फिल्में देखना मायूब समझा जाता था। ज़ियाउल हक साहब के दौर के बाद की जो जितनी भी फिल्में यानी बनी ना, हाँ जी, तो उसमें ये होता था कि अगर घर वालों से छुप के आप कॉलेज में स्टूडेंट शो जब लगा करते थे तो दोस्त बाप जाके टर्मिनेटर वगैरह या ऐसी फिल्में वो देख लेते थे। पाकिस्तानी फिल्में भी नो डाउट अच्छी मूवीज आई, लेकिन वो अच्छी मूवीज बड़ी कम है। इस वजह से मैंने अपने टाइम में, हाँ, पहले वाली जितनी मूवीज हैं नो डाउट वो फैमिली मूवीज भी थी वो, और जिसमें आपको कोई ना कोई मैसेज मिलता था। लेकिन ये एक बदकिस्मती है कि हम लोगों ने होश उस दौर में संभाला जब यानी मूवीज ने कोई इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं किया, ग्लैमर के अलावा सीखने के लिए कुछ नहीं था। अच्छा सर, जैसे आपने जिक्र किया ना कि मैसेज जरूर मिलता था, और नो डाउट हर फिल्म के एंड पे कोई ना कोई मैसेज। और मुझे सबसे अच्छा लगता था सर, हर फिल्म में जो एक मदर के साथ रिलेशनशिप दिखाया जाता था एक हीरो का, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि उसकी वजह से हम ये मैसेज भी दे रहे होते कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बड़े अहम हैं। आज के दौर में खैर ये मिसिंग होता है, हमारे यहाँ कोई मैसेज नहीं दे पाते। इस बारे में भी सर से बात करेंगे। सर लाइफ कोच कैसे काम करते हैं? लाइफ कोच बेसिकली क्या करते हैं कि वो आपको आपके मकसद से जोड़ देते हैं। आपको जब मसाइल होते हैं, परेशानी होती है, तो बिल्कुल इसी तरह है कि आप एक रोड पे जा रहे हैं और तूफान आ गया है, बारिश आ गई है या फॉगी सिचुएशन है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, जब कुछ समझ नहीं आता तो इंसान टेंशन या फिर उसके बाद डिप्रेशन वगैरह में चला जाता है। तो लाइफ कोच बेसिकली क्या करते हैं कि आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, कुछ काम करना है, तो वो आपके पास बैठेंगे, आपसे बात करेंगे और आपसे बात करने के बाद वो आपके अंदर से ही आपके मसले का हल निकाल देंगे। कितनी देर का सेशन होता है? ये डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन और प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है, लेकिन ये मेरे ख्याल में 1 घंटे से, जिस तरह मेरे कुछ क्लाइंट हैं पाकिस्तान से बाहर से भी हैं, तो हम ये होता है कि आधे घंटे से 1 घंटे का एक सेशन करते हैं। और सम टाइम ये होता है कि कभी पहले सेशन से ही ना बहुत अच्छे हल निकलना शुरू हो जाते हैं। नहीं सर, इस सेशन में आप लोग क्या डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सी फील्ड बेहतर होगी, आपके लिए करियर अगर कौन से में आप बेस्ट रहेंगे, आपको कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए स्टडी के लिहाज से भी और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में? जी देखें, पर्सनल प्रॉब्लम भी लोगों को होते हैं। लोगों को ये भी होता है कि भाई मैं किस प्रोफेशन में जाऊं या जो मैं काम कर रहा हूं उसमें कुछ मसाइल आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम के हल के लिए क्या करते हैं कि हम पहले उनकी बात सुनते हैं, बात सुन के हम खुद भी वो वजह समझने की कोशिश करते हैं और उनको भी रियलाइज करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली लास्ट वीक में मुझे अमेरिका से
एक फैमिली की कॉल आई और वो बच्चे पहले मेरे पास पढ़ा करते थे, अब माशाल्लाह बड़े हो गए, उनके अपने बच्चे हैं। तो वो जब बात की तो उन्होंने बस यहाँ से बात शुरू की उस खातून ने कि जी सर मुझे लगता है कि अब ज़िंदगी मेरे लिए ख़त्म हो गई है। और उनकी आवाज़ बिल्कुल भारी किस्म की थी और बोला नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा ठीक है आप बात करते हैं, जो हमारी टेक्निक्स होती हैं, अच्छा बताएं ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्या रीज़न है, जी सिचुएशन वगैरह। तो जब एक मौके पे आए तो उन्होंने कहा कि असल में मैं ये फील करती हूँ कि जब मैं अमेरिका आई थी तो मैंने ये सोचा था कि मैंने बहुत कुछ करना है, मैंने पढ़ना है और आगे बढ़ना है, और अब अगर मैं देखती हूँ तो वो मैं नहीं कर पा रही, इस वजह से मुझे टेंशन होती। तो मैंने उन्हें कहा कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके अंदर अभी भी आगे बढ़ने की एक होप मौजूद है, आप अभी भी कुछ करना चाहती हैं और नहीं कर पा रही, तो ये परेशानी हो रही। कहती हाँ यानी ऐसे ही, हाँ ये तो है। तो मैंने कहा इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप स्टेप उठाना शुरू करेंगे, यानी कहीं एडमिशन लें, जो करना चाहते हैं उसके बारे में वर्किंग शुरू कर देंगे, तो ये परेशानियां क्या बढ़ेंगी या कम होंगी। अगर हमारी क्वेश्चन की टेक्निक होती तो उन्होंने कहा सर डेफिनेटली ये तो कम होना शुरू हो जाएंगी। यानी ये एक स्टेप था जिसके बाद उन्होंने उनकी आवाज में एक होपफुलनेस की रे जो होता है ना, एनर्जी जो होती है वो आना शुरू होगी। और कल रात को मुझे दोबारा मैसेज आया कि सर अब हमने अगला स्टेप क्या लेना है। तो ये मैंने आपको केस स्टडी इसलिए बताई। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया कि आप कुछ सवाल करते हैं उस सिचुएशन से रिलेटेड, वो लोग आपको आंसर करते हैं, फिर आप लोग समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही। सर पहले तो ऐसा नहीं होता था, घर में अम्मी अब्बा बता देते थे कि बेटा प्रॉब्लम तो यहाँ आ रही है। अब क्या कमी नजर आई? अमेरिका एक अच्छा खासा डेवलप कंट्री है जहाँ पे लग्जरी लाइफ है, आपको जॉब की इतनी इशू नहीं है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं कि आप अपना जो है वो कर लेंगे। वहां पे भी लोग मायूसी में नजर आए, तो कहाँ पे कमी नजर आ रही है? पेरेंट्स से ये जो आपका एक कनेक्शन है वो स्ट्रांग नहीं रहा, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई कि हमें लाइफ कोच की जरूरत पड़ गई? जी, आपने बिल्कुल मिजाज फरमाया कि वहाँ बहुत तरक्की है, लेकिन ये भी एक बदकिस्मती है कि जैसे जैसे मटेरियलिज्म बढ़ता है, ये मेरा अपना मानना है, जैसे जैसे मटेरियलिज्म बढ़ता है, आगे बढ़ने की और पैसे की दौड़ जो है बढ़ती है, तो कुछ चीज़ों पे ना हमें सेक्रीफाइस बदकिस्मती से करना पड़ता है, या लोग कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है फैमिली वैल्यूज, इसमें होना नहीं चाहिए था, लेकिन लोग उस पर ना सेक्रीफाइस करना शुरू कर देते हैं। जब सेक्रीफाइस और उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो वो तन्हाई की तरफ चले जाते हैं। देखिए आपने जो बात की, हमारी सोसाइटी में क्या होता था कि आपकी अम्मा अब्बा बहन भाई वो आपको जगह जगह वॉच करने वाले, रोक टोक करने वाले और समझाने वाले होते थे। अब आपने नोट किया होगा कि जैसे सोशल मीडिया बढ़ा है तो एक कमरे में बैठ के चार बंदे चारों अपने अपने मोबाइल पे बिजी होते हैं और एक दूसरे से डिस्कशन और कम्युनिकेशन का टाइम कम मिलता है। अच्छा, इस वजह से गैप पैदा हो जाता है। दोनों तरफ से हो रहा है, पेरेंट्स की तरफ से दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से हो रहा है। और इसमें पेरेंट्स के लिए इस हवाले से होता है कि वो कहीं ना कहीं तो आपको कहना चाहते हैं, लेकिन अगर अब कंपेयर करें ना, यानी अपने आप को, यानी जो जनरेशन थी और अब जो जनरेशन आई है, पहले जो होता था बच्चे सुनने को भी तैयार होते थे और अब बच्चे सुनने को भी कम तैयार हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि एक चीज होती है उसको हम बोलते हैं सेल्फ राइटियसनेस, यानी इंसान ये सोचना शुरू कर देता है कि भाई मैं जो हूँ मैं ठीक हूँ और दूसरों को नहीं पता। आपने देखा होगा कि एक डायलॉग अक्सर हो जाता है कि अम्मी आपको नहीं पता, अब वो आपको क्या पता हो। तो ये जो सोच है ये बहुत बड़ी इंसान के लिए जहर कातिल है, और उसका एक हल ये है कि फैमिली वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग किया जाए। और इसमें वालिदैन को मैं अक्सर कहता हूँ कि ये रोल प्ले करना चाहिए कि घर में कम अज कम 3 से 4 घंटे ऐसे होने चाहिए जो कि वाईफाई और मोबाइल फ्री होने चाहिए, जिसमें आपका वाईफाई बंद हो, इसमें आप एक दूसरे से गपशप लगाएं, बातें करें। और इस तरह क्या होगा जब आप सर एक प्रॉब्लम आ जाएगी अगर ये होगा, तो बच्चे जितने हमारे एग्रेसिव हैं वो अदाब भूल चुके हैं बात करने के, तो घर में एक उदम मच जाएगा, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पेरेंट्स भी मुश्किल हो गए। पहले तो हमें पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ना फैमिली में, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही, पेरेंट्स को क्या मसला आ रहा है, वो क्यों नहीं अपने बच्चों को टाइम दे रहे, फिर बच्चों को क्या मसला आ रहा है। क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया ना, बच्चों के जब इंटरव्यूज करें तो उनके पास भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, जब उनको कोई सुनने वाला नहीं ना होता तो तब हम मोटिवेशनल स्पीकर या लाइफ कोच माजिद के साथ उनके पास जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें कोई सुने, क्योंकि आप उनको सुन रहे होते हैं ना, आप तसल्ली से सुन रहे होते हैं, और पेरेंट्स क्योंकि सुन नहीं रहे होते या घर में कोई। और वहीं पे पेरेंट्स को भी थोड़ा मसला आता है, जहाँ पे हमारे थोड़े बैकवर्ड एरियाज के पेरेंट्स हैं, जैसे कि मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी अम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने आज तक अपनी वो जो चीजें वो चेंज नहीं की, वो आज भी सुनती हैं, वो आज भी बात करती है, वो आज भी उसी तरह से बताती है कि बेटा ये नहीं करना, वो जो पहले कहती थी। तो इसका मतलब है कि हमने अपनी वैल्यूज चेंज कर ली, हम स्टेटस कॉन्शियस हो गए,
ना हम सुनना चाहते हैं, अगर हम किसी को सुनते हैं तो हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। तो इसका मतलब प्रॉब्लम सिर्फ एक तरफ से नहीं आ रही। जी जी, हमें काउंसलिंग सबकी करनी पड़ेगी। ये दो तरफा प्रॉब्लम है डेफिनेटली, क्योंकि एक तरफा तो है ही नहीं। और दोनों बाप को समझाने से पहले देखें, जो मैंने स्टार्ट में जैसे बात की थी, घर का जो लीडर है, घर का जो हेड है, वो वालिदैन है। हर हाल में स्टेप उन्होंने पहले ले लिया। बिल्कुल, इसी बारे में मैं मजीद बात करूंगी आपसे, लेकिन मैम ऐसा ही है ये सिचुएशन जो बता रहे हैं कि आजकल फैमिली सिस्टम जो ब्रेक हुआ, लेकिन कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं वो बहाल भी हुआ किसी हद तक कुछ फैमिलीज में। तो आपको लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा हम गैप आ गया है पेरेंट्स में और बच्चों में? गैप तो बहुत ज्यादा आया है, और सबसे जो मुझे तकलीफ दे रही है ना बात, ये जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है ना, और मैंने अपने बेटे को नेट लगा दिया उसकी वजह से, अब वो हर वक्त गेम में, गेम गेम गेम। अब पेरेंट्स को पता ही नहीं कि वो क्लास हो रही है या गेम चल रही है, तो जिसकी वजह से अब उसकी आंखों के पे भी फर्क पड़ना शुरू हो गया है। क्या कर रहे हो वो, शुक्र है अब वो गेम बंद हो गई, पबजी बंद हो गई, शुक्र है, लेकिन खराब तो कर दिया ना मेरा बेटा उसने। मैं बोलता हूँ सर, उस गेम ने क्या खराब करना था कि हम लोग हमेशा जिक्र करते हैं 24 घंटे बैठ के बच्चा लगा हुआ है मोबाइल पे, क्योंकि मैम उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है ना करने के लिए, उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं नजर आ रहा, एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही, ग्राउंड में आने मेरे साथ बैठे मेरे साथ बातें करे। आप बातें करती हैं उनसे? बिल्कुल, घर पे ही होती हूँ, मैंने क्या करना है, मेरे साथ बातें करे, मेरे साथ बैठे। पबजी की बात करनी शुरू की उन्होंने जब से बंद हुई है? फिर नहीं, अब नहीं करता। अब नहीं करा? अब कोई नई एक्टिविटी मिली उन्हें करने के लिए? नहीं, अभी तो गेम तो बंद हो गई, अभी तो बैठा हुआ है, मामा यूट्यूब भी नहीं चलता, मामा टिकटॉक बंद हो गई, अभी तो ये डिस्कस कर रहा है ना। तो मैं आगे से क्या कहती हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है सब कुछ बंद हो गया। सर क्या कहेंगे, ये जो एक गैप नजर आ रहा है फैमिली का, जैसे इमरान साहब ने भी जिक्र किया, सर ये पहले तो नहीं था, अभी भी कुछ फैमिलीज हैं जिनमें आज भी उसी तरह से आदाब और वो चीजें सिखाई जाती हैं? मैं आपको बताऊं कि अब अगर ऐसी फैमिलीज आपको मिलेगी तो बहुत मुश्किल 20%, बिल्कुल बहुत आइडियल होगी। वरना तो मैं अपने घर की मिसाल ले लूं, मैं घर में जब रात को जाता हूं, मेरी बेटी जो है वो फोन में लगी हुई होती है, मेरी वाइफ वो ड्रामा देख रही होती है, जो अब मैं चैनल पे बैठ के नाम नहीं लूंगा, सारी दुनिया देख रही है वो ड्रामा, ठीक है, वो उसमें लगी हुई होती है। मेरी दूसरी बेटी हीरा, वो यानी सब फोन में। अच्छा, हमारे दौर में जब होता था, मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरे फादर हयात थे, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, जब मेरे फादर का इंतकाल हुआ तो सारे एक साथ बैठते थे, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और उससे प्यार भी बढ़ता था। बिल्कुल। अब कुछ भी नहीं है, अब तो सिर्फ ये है कि ये निकले। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक चीज देखी, कराची में भी देखी, लाहौर में भी देखी, चिंची रिक्शा जी, लड़की बैठी हुई है, लड़की को आप देखेंगे तो वो ड्रेस से लगेगी एक मुतवसत, एक हल्के से गिराने की। कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जिसके पास 20,000 रुपए का फोन नहीं होगा। सर अब तो ज्यादा हो गया, ठीक है। आप उसकी चप्पल देखेंगे, आप उसका बुर्का देखेंगे, अच्छा चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, हाथ उसके चल रहे होंगे। ये मुझे मैंने इसके ऊपर अब एक टेलीफिल्म बना रहा हूँ, इस वक्त मैंने एक टेलीफिल्म इस पे बना रहा हूँ कि ये फोन हमारी जिंदगी की जरूरत जरूर है, लेकिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा नासूर है। ये नासूर है। क्यों कि सब, मैं कहते ना पहले अपने गिरेबान में झांको, मैं अपनी बच्चियों से बात कर रहा हूँ कि हमारी फैमिली में भी सब। अच्छा, फिर क्या है, एक बेटी मेरी शादी होकर गुजरांवाले, एक डिफेंस में, मेरी वाइफ जो है वो वीडियो कॉल के ऊपर है, तुमने क्या पकाया, मैंने क्या पकाया, तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, वो अपने पोते से बात कर रही, वो अपने नवासे से बात कर रही, ये हो रहा हो। सर कहीं ना कहीं फासले कम हुए, लेकिन बात है ना कि वो, लेकिन फासले कम हो गए ना। हाँ, लेकिन क्या हुआ कि घर में लोग बैठे उनसे फासले अब आ जाइए पीछे कि हमारे घर में टेलीग्राम आता था ना जी, और उसका कोना फटा हुआ होता था। मैं अपनी जवानी बता रहा हूँ, जब मैं मैट्रिक में था, हम कहते थे कि मरने की इत्तला आ गई। कोना अगर फटा हुआ है, टेलीग्राम, उस वक्त टेलीग्राम होता था, खत तो 15 दिन में जाता था, टेलीग्राम होता था। अब के दौर में सारी चीजें करीब आ गई, आप लंदन बैठ के भी बात करें। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि जो हमारी मोहब्बतें थी जी, जो फैमिलीज में थी, वो नहीं कर सकते। बात करो तो वो मतलब कहीं और, मेरा बेटा यानी फुल टाइम मेमोरी लूज, जिसको मैं ये कहूँगा जी, तो ये हमारा खानदान नहीं है। आप कहीं पे चले जाए, लड़की मुतवसत घर है, किराए के घर में रह रही है, लेकिन लड़की के पास 25,000 30,000 का मोबाइल है। नेट पैकेज भी होता है जी, नेट पैकेज भी होता है। और हमारी कंपनियों का अल्लाह ताला भला करे, सारी कंपनियां उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दी हुई है
कि ऐसे थंब को आप टच करें तो टिकटॉक चल रहा है। बस एक फायदा हो गया है, एक फायदा जरूर हुआ है कि टिकटॉक से कुछ अदाकार और अदाकाराएं हमारी फिल्म इंडस्ट्री को मिल गई है। कुछ लेकिन सर जो बाकी हैं वो क्या करें? हर बंदा शौक में तो होता है ना। हमारे सैयदुल साहब ने अभी बाज रही थी राखी, मेरे बाज रही थी राखी, उसमें वही बच्ची कोई ली है टिकटॉक की जी। और सर बिल्कुल मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, जन्नत मिर्जा पता नहीं क्या नाम है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप टिकटॉक से लड़कियां लड़के ले रहे हैं, हाँ। जो ऑलरेडी पहले घर पे बैठे हुए हैं, हाँ। उनका क्या कसूर है? अच्छे आर्टिस्ट है। नहीं, हमारे वहाँ भेड़ चाल है। आपने कभी भेड़ को देखा है कि एक भेड़ जा रहा है ना, सब उसके पीछे चल रहे होंगे? हमारे सुल्तान राय साहब एज ए फाइटर आए थे। क्या आए थे? आप क्या कहती हैं कि वो एज ए विलन पहली फिल्म? जी, नहीं वो फाइटर थे, एक्स्ट्रा में फाइटिंग करते हैं। अब आप ये कहती हैं कि उनकी शक्ल हीरो की थी? नहीं। और वो शख्स पाकिस्तान की 750 फिल्मों का हीरो बना। बिल्कुल। अब मैं आपको एक मिसाल दूं कि मेरे फादर ने कराची में फिल्म शुरू की, शाम बगदाद। एक गुलकारा होती थी फिरदौसी बेगम, बांग्लादेश की। वो आई, उन्होंने कहा गफ्फार भाई ये बच्चा है, इसको गाना गवाओ। वो कौन थे? नजीर बेग, नदीम साहब जी, जो आज के हमारे नदीम साहब हैं। मेरे फादर ने कहा अच्छा। वो उन्होंने सुना, रेसले भी शुरू हो गई वहां से। कहीं एहतशाम और मुस्तफिज ईस्ट, उस वक्त हमारा बांग्लादेश ये नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वहां से कॉल आई फिरदौसी बेगम को, वो बांग्लादेश की थी। उन्होंने कहा कि जी आ जाओ। उससे दोस्ती चल रही थी नदीम साहब से। वो नदीम साहब को लेके बांग्लादेश चली गई गाना गवाने, चकोरी फिल्म में। कहते हैं कि जब अल्लाह ताला देता है, किसी की किस्मत को पलटना होता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बिल्कुल ऐसा है। नदीम साहब को जनाब आला उन्होंने वो गाना गवाने के लिए, वो कहते हैं कि जी हीरो, इसको हीरो बनाओ, क्योंकि वो उस वक्त अजीम हीरो था बांग्लादेश में जो बहुत तंग कर रहा था जी, बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा इसको हीरो बना दो। जो बंदा गाना गाने के लिए आया वो हीरो बन गया। और ऐसा बना कि एक रात के अंदर चकोरी ने उसे नदीम बना दिया। क्या बात है। ठीक है। तो इसी तरह मोहम्मद अली साहब, मेरे फादर ईस्टर्न फिल्म स्टूडियो, सईद हारून, बहुत बड़ी फैमिली है। बिल्कुल। और ईस्टर्न फिल्म स्टूडियो वो है जहाँ के सुपर डुपर हिट फिल्में बनी। तो वहाँ उस दौर में तनख्वाहदार डायरेक्टर होते थे। मैं अपने स्कूल में जाके बड़े फख्र से कहता था मेरे अब्बू की 5000 रुपए तनख्वाह, डायरेक्टर थे, 5000 रुपए तनख्वाह, 1963। अब उन्होंने मिस्टर एक्स फिल्म शुरू की तो मोहम्मद अली साहब ने अपने मुंह बोले फादर बनाया हुआ था ज़ैड बुखारी साहब को, जो रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में होते थे। वहां से वो आए किसी तरीके से, कुर्ता पहना हुआ, पैजामा पहना हुआ। मेरे फादर ने ले जाके सईद हारून से कहा कि भाई ये मिस्टर एक्स में हीरो होगा जी। वो कहने लगे गफ्फार साहब इतने लंबे बंदे के लिए इतनी लंबी हीरोइन कहाँ से लाओगे जी। अब्बू ने कहा कि जी हीरोइन भी आ जाएगी, और नासरा को हीरोइन लिया, मोहम्मद अली को। वो नासरा जो बाद में मोहम्मद अली साहब की वालदा बन के आती रही, वो उनकी पहली हीरोइन थी। क्या बात है, मोहम्मद अली साहब की। इसी फिल्म के अंदर अदीब साहब इंडिया से आए। उस वक्त पार्लर नहीं होता था, ब्यूटी पार्लर नहीं होते थे उस वक्त। ये कहलाती थी कि हेयर ड्रेसर है लड़की। तो उनकी वाइफ जो थी वो इंडिया से आई थी और हेयर कटिंग की मास्टर थी। ठीक है। हमारे घर में 15 दिन नाज़िमाबाद नंबर 4 में रही। उसके बाद मेरे फादर ने अदीब साहब को एज ए विलन लिया। मेरे फादर के क्रेडिट के ऊपर कमाल ईरानी, अदीब, ये सारे थे। क्या बात है। मुस्तफा कुरैशी साहब, पहली फिल्म लाखों में एक जी, चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए। पहली फिल्म ऑन स्क्रीन आने वाली सिंधी फिल्म परदेसी, जो मुस्तफा कुरैशी साहब, अभी भी पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई थी तो वो कह रहे थे कि गफ्फार भाई ने हुसैन अली शाह फादलानी जो प्रोड्यूसर थे परदेसी के, उनसे लड़ के मेरा काम बढ़ाया था, वो मेरा काम कम कर रहे थे जी। तो मुस्तफा कुरैशी की सबसे पहली फिल्म। ठीक हो गया सर। जैसे आपने जिक्र किया कि काम कम कर रहे थे, तो उस वक्त नहीं फेवरेटिज्म होता था? आजकल अक्सर एक्टर एक्ट्रेसेस का मसला आता है ना कि मेरी सीन अच्छे थे, उन्होंने काट दिए, इनको मैं पसंद नहीं थी। जी, उस वक्त जेलसी नहीं होती थी इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, नहीं होती थी। शमीमारा बेगम हो, जेबा बेगम हो, सबिया बेगम हो, ये वो नाम है, मुसरत नज़ीर हो, सलोनी हो, जेलसी नहीं होती थी जो आज के दौर में हम देखते हैं कि मीरा सना से लड़ रही है, लैला मीरा से लड़ रही है। जेलसी उस वक्त भी थी, ये ना आपके नहीं थी। नहीं, मेरे सुनने में जो आया। अच्छा, रूना लैला जब पाकिस्तान आई, वो हिट होना शुरू हुई, मैडम जी ने उसके मुंह पे स्टूडियो में थप्पड़ मारा। नहीं, ये बदनाम देखे ना। अच्छा हुआ आपने ये बात करी। देखिए ये चीजें
कहते हैं ना कि मीरा ने एक मरतबा कहा था कि स्कैंडल नहीं होता तो कहते हैं ना बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा। ये चीजें बिल्कुल गलत है। कहने वाले ये कहते हैं कि जी राउंड अबाउट पे खड़े होके मोहम्मद राना के साथ बदतमीजी हुई, एवेन्यू के शान के साथ हुई, ये सीधा हो गया। अल्लाह ताला माफ करे, नूरजहां को अल्लाह जन्नत नसीब करे। मैडम बहुत अच्छी आदत की थी, मेरे साथ बड़ा वक्त गुजरा। उनके लिए ठा फिल्म के लिए एक बात इशू हुआ कि उनके साथ वहां प्रोजेक्शन हॉल में ये सब बदनाम करने की साजिश है। कुछ भी ऐसा नहीं है। हुमैरा चन्ना आई, ये बात उस वक्त भी हो गई कि जी उसने गाया एक मेरा मुखरा प्यारा। नूरजहां ने, नूरजहां बहुत प्यार वाली थी, बहुत शफकत। हाँ ये जरूर था कि अगर आपने उसके साथ ये कहा कि मैं, वो नहीं सुनती थी। हाँ, वो हर बड़े फनकार में होता है। देखिए दलीप कुमार साहब अभी 100 साल के हो गए, आप उनके आगे जाके अमिताभ या शाहरुख खान मैं कहेगा ना, वो नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ये इसलिए कि ये उनकी मेहनत उनको इस जगह पे लेके आई है। सर आप तो बहुत बड़े लोगों के नाम ले रहे हैं ना जिन्होंने बहुत काम किए। इवन के हमारे यहाँ माजरत के साथ टिकटॉकर अभी एक हिट हुआ है, हिट नहीं हुआ अभी तो उसकी फिल्म चल रही है ना, इंशाल्लाह वो आ भी जाएगी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। वो अभी एक फिल्म में आई है मैम, और आप उसको सोशल मीडिया पे देखिए कैसे ट्रोल किया जा रहा है, उसके बारे में क्या क्या बोला जा रहा है। एक बच्ची जो टिकटॉक से एक गाने में आई है, एक आसिम अजहर के गाने में, उसको किस तरह से किया जा रहा है। तो पहले ये होता था सोशल मीडिया हो तो बहुत सी चीजें एक्सपोज हो जाती है ना, आज के अगर कुछ हो। उस वक्त ये होता था कि प्रोफेशनली आप में जेलिसी होती थी कि मुझे इससे बेहतर काम करना है, मुझे ये करना है। अपना पर्सनल बहुत लोग हो गए, पर्सनल चीजों पे आ जाते हैं। जैसे कि जिक्र किया टिकटॉक का, टिकटॉक में बहुत अच्छा काम है, लेकिन सर आपने जैसे जिक्र किया, आपको नहीं लगता कि वहां पे सिर्फ हम इसलिए लोगों को उठा रहे हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, हमने देखा इसके फॉलोअर्स ज्यादा है, इसको ज्यादा लाइक्स मिल गए तो इसको उठा लें, बाकी चीजें हमने जज ही नहीं की। एक जवाब सीधा सा दिया ना, भेड़ चाल। कहां से मैंने मिलाया, टिकटॉक तो आज आया है ना। हाँ जी। आज अभी वो तुफले मकतब है। हाँ जी। अभी वो बच्चा है, अभी वो अंडे में से भी अभी बाहर नहीं निकला है, अभी स्टार्ट है। लेकिन अब आप पीछे चले जाए तो ये हमारे पाकिस्तान में भेड़ चाल है। हाँ जी। कि जो बंदा एक लाइन पे, अब आप मुझे ये बताइए कि सुल्तान राही साहब, अब मेरे भाई ने, मेरे छोटे हैं, इन्होंने एक बात कही कि जी मैंने फिल्म इसलिए नहीं देखी कि वो, मैंने तो बिल्कुल ठीक कहा। एक दौर सुल्तान राही साहब का चला, बहुत अच्छा चला, मौला जट पे आके एक ट्रेंड ऐसा आया कि रेडियो के अंदर लाशें जा रही है, गंदा सा कल्चर आ चुका है। जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स थे, जो आईना और सूरत और आईना और इस किस्म की फिल्में देखते थे, वो व्यूअर्स फैमिली ने जाना क्यों छोड़ दिया कि गंदा सा कल्चर आ गया। अच्छा अब आप, गंदा सा कल्चर तो आ गया, हमारे शान साहब इतने बड़े हीरो बने, जावेद फाजिल उनको लेके आए, इंट्रोड्यूस कराया, उनका फिर वापसी हो गई, वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। जब उनका कमबैक हुआ तो सैयद नूर साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उसको घूंघट फिल्म में विलन लिया, जो कुछ भी किया। अब आप मुझे बताइए कि इतने गैप के बाद सुल्तान राही के शान फिर सुल्तान राही बन गए और फिर उसी तरह से स्टार्ट हो गया, वही शुरू। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा दाल के ऊपर तड़का और क्या लग गया कि वो तो थी, लाशें थी हमारे, मैं किनके नाम लूं, मैंने तो खुद असिस्ट किया है, संगीता को मैंने असिस्ट किया है जी। सोनी सूरत फिल्म, संगीता की हुमायूं कुरैशी से शादी हुई, मैंने भाई बनकर साइन किए थे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि कुछ लोगों ने, कुछ दुनिया में नहीं है, चले गए, मसाला फिल्में बनानी शुरू कर दी। इधर शान का चल रहा था, इधर जनाब आला मसाला फिल्में, 2-4 गाने उल्टे सीधे किस्म के, वल्गर कल्चर आ गया। सर फिर गंडासे के साथ साथ गानों ने, बारिश वाले गानों ने जगह ले ली, वो एक्स्ट्रा चीजें हो गई ना साथ। मैं यही कह रहा हूँ कि देखे ना कि हमारे अब बड़े नाम, अल्ताफ बाजवा बहुत बड़े राइटर है, लिरिक्स लिखते हैं, ऐ रुसिया कर मेरी जान, दिल पे लगता है गाना, ठीक है। और उसके बाद फिर वो वल्गर गाने उनके सुने तो मैं कह ही नहीं सकता चैनल पे बैठ के। तो मकसद ये कि हमारे, जो हमारी बात वहीं आ जाती है कि इंडस्ट्री के अंदर पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है जी। अब अच्छे डायरेक्टर हसन अस्करी अभी हयात है, अभी उन्होंने फिल्म शुरू की है, बड़े नाम है, इकबाल काश्मीरी बेचारे घर बैठे, जो डर गया वो मर गया, ऐसी फिल्में, उनको काम नहीं मिल रहा, ठीक है, वो बैठे हुए। अब इंडस्ट्री में हमारी न्यू जनरेशन आ गई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर इस न्यू जनरेशन के बारे में भी हम बात करेंगे, और जो हमारे बड़े नाम है जो अभी इस दुनिया में है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि अभी तक वो हमारे साथ हैं, लेकिन उनको काम क्यों नहीं मिल रहा, क्यों उनसे काम नहीं लिया जा रहा जबकि वो काम करना चाह रहे हैं, विलिंग है। इस बारे में भी बात करेंगे या वक्त और छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले फाहद की आवाज में खूबसूरत सा गाना सुनेंगे, फिर ब्रेक से वापस
वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे प्यारे मेहमान आज मौजूद हैं। हम फिल्म के बारे में बात करें, शायरी के बारे में बात करें, लाइफ कोच के बारे में बात करें। जहाँ भी हम कोरोना की बात करते हैं, आपने देखा होगा हमारे जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो गया कोरोना की वजह से। वहीं पे जो हमारे शुगर पेशेंट हैं उनको बड़ी मुश्किलात देखनी पड़ी, लेकिन वहीं पर खतीजा वेलफेयर क्लिनिक ने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया। आप देख सकते हैं ये मार्च से स्टार्ट हुआ, उस वक्त से लेके अभी तक ये लोग फ्री काम कर रहे हैं। जितने भी पेशेंट हैं शुगर के, उनका ट्रीटमेंट फ्री चल रहा है। उनकी इंसुलेशन, अगर उनको इंसुलिन की जरूरत है तो भी फ्री दी जाती है। फ्री टेस्ट होता है, मेडिकेशन भी फ्री है इनकी, बिल्कुल आप वहां जा सकते हैं। लेकिन अभी जो कि कोरोना आया तो एसओपीज को भी फॉलो करना था, तो एसओपीज को फॉलो करते हुए ऐसा किया गया कि कॉल पे आप पेशेंट जो है वो राब्ता कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से ऑनलाइन मशवरे भी ले सकते हैं। अगर आपको मेडिसिन की जरूरत है तो आपको फ्राहम की जाती है, ऑनलाइन मेडिसिन भी दी जाती है। एसओपीज को फॉलो करना जरूरी था, इसलिए आप जब भी इस क्लिनिक पे जाएं आपने फोन नंबर जो मेरी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, इस पे पहले राबता करना है, अपना वक्त लेना है। जब आपको वक्त मिल जाएगा आपके डॉक्टर से तो आपने जाना है। अगर बात की जाए मार्च की, तो मार्च से लेके अभी तक काम कर रहे हैं। मई में तकरीबन 5000 जो पेशेंट थे उनको ट्रीट किया जा रहा है। उसके अलावा जून में शुगर के जो मरीज थे 2892, और उसके अलावा जो दूसरे अमराज है जिसमें आपका बीपी है, आपका टेम्परेचर है, जो दूसरी बीमारियां, उनको भी ट्रीट किया जा रहा है। उनकी तादाद जो थी 5532 मरीजों की तादाद है जो इस वक्त वहां से फ्री जिनकी मेडिकेशन चल रही है, और दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। अगर आप वहां जाना चाहते हैं यकीनन जाइए, कोई किसी किस्म की फी नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं, बड़ी सहूलतें फ्राहम की जाती है। लेकिन जब भी आप वहां जाएं फोन नंबर पे पहले अपना जो नंबर है वहां पे राब्ता कीजिए, और वहां राब्ता करके अपना एक वक्त लीजिए। जैसे ही डॉक्टर जो आपको वक्त दे उस वक्त आप जाएं और अपना ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। सर, मैं आपसे भी इस बारे में बात करना चाहूंगी। आप देख सकते हैं सूरत हाल इतनी बुरी है, लोगों के किचन बड़ी मुश्किल से चलते हैं, वहां आप मेडिसिन खरीदना बहुत मुश्किल है, और फिर शुगर के मरीजों को हर वक्त मेडिसिन भी चाहिए और एहतियात भी करना जरूरी होती है। वहीं पे खतीजा वेलफेयर बड़ा जबरदस्त काम करी है। मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि आपको पता है कि हर घर में एक पेशेंट जो है शुगर का है, जरूर होता है जी, बिल्कुल। और ये खतीजा वेलफेयर ने जो कदम उठाया है जी, ये मैं समझता हूँ कि इन लोगों के लिए बहुत सहारा है, बहुत ज्यादा। और मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से ये काम हो रहा है, और पेशेंट को चाहिए जो भी इस मसले में है, वही हॉस्पिटल में सारा रश दूसरी तरफ जा रहा है। बिल्कुल, कोरोना हॉस्पिटल में जाते हुए लोग डर रहे हैं कि जी कोरोना, तो उसके लिए ये सबसे बेहतर है। और फिर फ्री में आपको दवा मिल रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि अब आपके पॉकेट में पैसे नहीं, शुगर वाले ने रोजाना दवा खानी है, बिल्कुल ठीक है, और वो दवा तकरीबन 200-250 की टेबलेट बन जाती है, बिल्कुल ऐसे ठीक है, रोज की। और ये बड़ा मुश्किल है, दूसरे बहुत मुश्किल है। तो ये बहुत अच्छा कदम है। मैं समझता हूँ कि खतीजा वेलफेयर जो कर रहा है, और इससे लोगों को भी मुस्तफिज होना चाहिए, और हमारी दुआएं तो इनके साथ है। खतीजा वेलफेयर इसी तरह चलता रहे। बिल्कुल। और सर, जब देखा कि शुगर के पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं जिन्हें टेम्परेचर हो जाता है या कोई भी बीमारी, तो उनके लिए जब मुश्किल देखी तो इनको भी ट्रीट करना शुरू कर दिया। दूसरे डॉक्टर्स जो है उस वक्त भी हर वक्त वहां मौजूद होते हैं कि अगर आपको टेम्परेचर है या कुछ भी है, शुगर नहीं है, तो भी आप जा सकते हैं, तो भी आपको फ्री ही मेडिसिन वहां से मिलेगी, और चेकअप भी फ्री होगा। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, जहाँ पे सूरत हाल इतनी बुरी है वहां पे खतीजा वेलफेयर बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रहा है इस सिचुएशन में? बिल्कुल, मुझे तो अभी पता चला है तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है इस चीज की कि ऐसे लोग हैं अभी भी दुनिया में, कि इतनी बड़ी सिचुएशन जो चल रही है पूरे पाकिस्तान में, तो लोग डर रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह में जाने के लिए। तो खतीजा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेलफेयर जो है बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रही है। अल्लाह ताला इन्हें और तरक्की करे, आमीन आमीन आमीन। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ये इतना बड़ा एक अच्छा काम है, क्योंकि जिस तरह कुरान पाक में है कि एक इंसान की जान बचाना एक इंसानियत की जान बचाना है के मुतरादिफ है। और इन स्पेशल हालात में जबकि हॉस्पिटल में भी जाना मुमकिन नहीं है इस तरह, तो खतीजा आपकी जो फाउंडेशन ये जो वर्किंग कर रही है और फिर लोगों को फ्रीली ट्रीट कर रही है, इस वक्त ये बहुत बड़ा एक अजर है, लोगों की खिदमत हो रही है। और मेरे ख्याल में इस अजीम काम पे जितना भी आप लोगों को और पूरी टीम को अप्रिशिएट किया जाए वो कम होगा। बिल्कुल। और आसानी ये है कि आप फोन पे राब्ता कीजिए, डॉक्टर आपको मशवरा भी देगा, ऑनलाइन भी डॉक्टर अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप नहीं पहुंच सकते तो जहां तक पॉसिबल होता है वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं, चाहे वो फोन पे करें या जिस तरह से भी ट्रीटमेंट दे। मैम, मेरा ख्याल है अब आप इतना जबरदस्त लिखती हैं तो कुछ सुन लिया जाए आपसे, कोई गजल सुना दीजिए, उसके बाद फिर आपके लिखने पे भी हम बात करेंगे। जी जरूर।
बाजिए इश्क किसी तौर ना हारी जाए, बाजिए इश्क किसी तौर ना हारी जाए, उसके कूचे में अगर लाश हमारी जाए। क्या बात है। अपनी किस्मत पे मुझे नाज रहेगा हर पल, अपनी किस्मत पे मुझे नाज रहेगा हर पल, इसके हाथों से अगर जुल्फ संवारी जाए। क्या नींद शायद के कभी चैन से आए मुझको, नींद शायद के कभी चैन से आए मुझको, दिल के गोशे से अगर याद तुम्हारी जाए। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। मैम आप कब से लिख रही हैं? मैं अब ये तो नहीं कहूंगी कि बचपन से लिख रही यार हूँ। मुझे इंतजार था इस जवाब का। जब भी मैंने किसी सिंगर से पूछा कि आप कब से गा रहे, तो उन्होंने कहा बचपन से। तो मैंने कहा कि आप रोते सुर में थे? कब से बचपन, मतलब किस एज, बचपन में? तो मैम आप कब से लिख रही हैं? नहीं, मैं बचपन से बिल्कुल नहीं लिख रही। मैं शादी के बाद मैंने अपने हालात जो भी मेरे साथ बीतते थे, मैंने डायरी पे लिखना शुरू किए। इस तरह डायरियां भरते भरते फिर बीच में एक गैप आ गया जी। फिर काफ़ी मैंने कुछ 6-7 साल पहले मैंने बकायदा लिखना शुरू किया, लेकिन अपनी हद तक लिखती थी, दिल को सुकून तसल्ली देती थी और बस पेज संभाल के रख देने जी। फिर मैंने तकरीबन कोई 4 साल पहले मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया, मैंने उस पर अपनी शायरी को शेयर किया, लोगों ने पसंद किया, काफ़ी मतलब कि तनकीद कम हुई, इतना अल्लाह का शुक्र है कि तनकीद कम हुई। फिर मेरे शायरों से राब्ते हुए, इस तरह करते फिर मुझे मशवरा दिया गया कि आप बुक का करें, आप बुक क्यों नहीं प्रिंट करवाती। और इंशाल्लाह आपकी बुक भी आने वाली है? मेरी इंशाल्लाह इसी वीक में इंशाल्लाह ताला। तो स्याह चांद के नाम से आ रही है पहली बुक जो मेरी है। मैंने सैड पोएट्री से शुरू की, मैं सैड लिखती जी। लेकिन मुझे काफी लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आप सैड लिखती हैं, आपने क्या इश्क में धोखा खाया, क्या हुआ आपके साथ? ये कॉन्सेप्ट होता है एक शायर के बारे में, या तो इनका कोई ब्रेकअप बड़ा स्वेर किस्म का हुआ है, या ये बड़े दुखी हैं इसलिए लिखते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हालांकि लोग तो ये भी कहते हैं कि शायर है वो ड्रिंक किए बगैर नहीं लिख सकता, चाय पिए बगैर नहीं लिख सकता, हाँ जी, बहुत सी चीजें होती हैं। टूटा हुआ होगा तो लिखेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब लेडीज तो ड्रिंक नहीं ना करती, वो तो ड्रिंक करके नहीं लिखेंगी ना। मैम आप खुशी में भी लिख लेती हैं? मैं, हाँ, अब मैंने खुशी भी स्टार्ट किया, अब मैंने रुमानी लिखना शुरू किया। क्या बात है। तो अब मैं यहाँ तक कि मुझे काफी शायर कहते हैं कि पहले तो मेल शायर थे जिन्होंने इस पे कब्जा किया हुआ था, अब माशाल्लाह से आप भी अपने जज्बात को क्या बात है। बिल्कुल मैम, हमारे यहाँ नए लिखने वाले कम हैं या तादाद में बहुत ज्यादा है, क्वालिटी नहीं रही। पहले लिखने वाले जितने भी थे उनको आज भी उनका जिक्र होता है, उन्हें आज भी पढ़ा जाता है, उन्हें आज भी सुना जाता है। अब लोग ज्यादा आ गए हैं या कम है? नहीं, ज्यादा तो पहले भी थे, अब भी हैं। अभी नए आने वाले ज्यादा, नए आने वाले तो बहुत ज्यादा कह लेना कि हैं। अच्छा। लेकिन अब ये ट्रेंड अब दोबारा से स्टार्ट हुआ है शायरी का, मुशायरे वगैरह अब स्टार्ट हुए हैं। पहले जब अब स्टार्ट हुआ, लोगों की नजर में मुशायरे नहीं हो रहे थे ना, जैसे पहले होते थे मुशायरे। अब यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं। हाँ, टीवी पे होते थे, यूनिवर्सिटीज में होते थे, कॉलेजेस में होते थे। माशाल्लाह तारक अजीज शो आपने देखा, उसमें माशाल्लाह शायरी को कितनी तरजीह दी जाती थी। तो अब ये ट्रेंड दोबारा से चल पड़ा, लेकिन लॉकडाउन ने आके फिर उसको थोड़ा सा। लेकिन मैम हमारे जो नए लिखने वाले हैं वो शायर, एक हमारे बड़े फेमस शायर है, उनको कॉपी करते, बड़ा एग्रेसिव सा लिखते हैं और बोलते हैं। टिकटॉक पे काफी फेमस है यूथ में से कुछ लोग जो लिखने वाले हैं। तो आपको कैसा लगता है, अच्छा लिख रहे हैं वो लोग जिनके पीछे एक जोरदार म्यूजिक चल रहा होता है और एक शख्स आके जबरदस्त सा एक शेर पढ़ता है और पीछे पूरी यूथ वाह वाह, हर कोई अपने मुताबिक उसको लेके चल रहा होता है? वो अब यंग जनरेशन के लिए तो वो म्यूजिक वाला ही अच्छा सिस्टम है, लेकिन मैं उसको नहीं लाइक करती, क्योंकि शायरी म्यूजिक में दब गई। शायरी का आपको नहीं पता कि आप क्या पढ़ गए, क्या बोल गए, क्या अच्छे लिखने वाले कोई भी लाइक नहीं करते मैम, अगर आप सबकी बात करें तो। सर लिखने की बात हो रही है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे यहाँ स्क्रिप्ट राइटर क्या कम है या उनसे काम नहीं लिया जा रहा? लिखने वाले क्या कम रह गए? हमारे वहाँ स्क्रिप्ट राइटर हैं लेकिन उनसे काम नहीं दिया जा रहा। वो स्क्रिप्ट राइटर जो लिखा करते थे और वो चीजें याद रह जाती। आपको एक चीज बता दूं कि स्क्रिप्ट जो है ना, कोई भी स्टोरी, चाहे वो मूवी की हो, चाहे प्ले की हो, चाहे सीरियल की हो, 1.5 सफ़े पे होती है, 1.5 पेज के ऊपर। उसको फिर वो टाइमिंग आपको 2 घंटे 1.5 घंटे, या मूवी की है
असल चीज होती है स्क्रीन प्ले। अभी हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा ड्रामा जिसने हलचल मचा दी थी, स्टोरी आप देखें तो वो हर घर की स्टोरी थी, और वो सिर्फ अगर मैं बयान करूं तो 30 सेकंड की स्टोरी थी। बिल्कुल। लेकिन वो खलीलुर रहमान कमर थे, और डायरेक्टर पे था कि उसने स्क्रीन प्ले ऐसा बनाया। हमेशा याद रखिए, जो अच्छा डायरेक्टर होगा ना, वो बशीर नियाज बहुत बड़ा नाम था, स्टोरी राइटर। स्टोरी लिखवाने के बाद स्क्रीन प्ले वो खुद लिखेगा। उसे पता होगा कि इस स्टोरी का निचोड़ क्या है। स्क्रीन प्ले अगर ना हो, आप विलियम शेक्सपियर की मिसाल ले ले, अल्फ्रेड हिचकॉक की मिसाल ले ले, आपने कभी टाइम हो तो आप पुरानी फिल्म निकाल के देखिए, 100 राइफल्स या मैग्निस गोल्ड। आप देखेंगे वो डायरेक्टर ने यूं कैमरे को लेके वो गया, एक बंदे पे उसने जरा सा ठहरा और वो निकल गया। तो वो हमें देखने वाले को, व्यूअर्स को इशारा मिल जाता था कि इस कैरेक्टर का आगे कोई काम है। ये है स्क्रीन प्ले। हमारे सैयद नूर साहब मेरे और उनका साथ ही साथ है, लेकिन मुझे एक चीज दिल पे क्लिक करती है। उनकी एक फिल्म थी दीवाने तेरे प्यार के, जी ठीक है, इतनी हिट मूवी थी, सब कुछ था। डायरेक्टर जो है, अब उन्होंने बताया है कि जी वो ऊपर से मोहम्मद राना और जिया अली उतर के जा रही है। जो गली एक मोहल्ला है, कभी फिल्म देखिएगा, सरदार कमाल जो है वो पंचर की दुकान है उसकी साइकिल की, वहां एक शक्ल अल्लाह ताला की है, एक अजीब सा इब्नॉर्मल सा इतने से कद का बंदा है जो सरदार कमाल के पास बैठ के पंचर लगा रहा है। पंचर लगा रहा है। ये डायरेक्टर को जाता है, ये सैयद नूर को जाता है कि जब उसका एक मरतबा जिया अली गुजरती, वो जिया अली को पंचर लगाते लगाते यूं देखता है। हाँ। पब्लिक को थोड़ा सा फील होता है कि डायरेक्टर ने दिखाया। तीसरी मरतबा जब वो देखता है ना, तो लोग क्लैपिंग देते थे सिनेमा में। किस पे क्लैपिंग देते थे? मोहम्मद राना पे नहीं, सरदार कमाल पे नहीं, उस लड़के पे देते थे। क्यों? कि उससे डायरेक्टर ने बताया लोगों को कि यार ये है, उसकी इम्पोर्टेंस शो कर दी। तो हर चीज की स्क्रीन प्ले है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये आपका भी स्क्रीन प्ले, बगैर स्क्रीन प्ले के कुछ भी नहीं है। स्टोरी आपके पास ऐसी मैं बात बताऊं कि बहुत बड़ी फिल्म थी सैयद नूर साहब ने बनाई, जेवर, और बहुत अच्छी मूवी थी, नो डाउट, बिजनेस नहीं कर सकी। चूड़ियां थी, एक आम रोमांटिक मूवी थी, उसने कहाँ बिजनेस कर दिया। एक फैमिली को दिखाया जिसमें जो प्रॉब्लम्स होती है। लोगों को क्यों अच्छा लगा? लोग उकता चुके थे, लोग थक चुके थे, गंदा सा, लाशें, ये उस वक्त एक रुमानी फिल्म आ गई, मेलोडी म्यूजिक, जुल्फिकार अली आपको पता है म्यूजिक डायरेक्टर, यानी इतनी प्यारी म्यूजिक उसकी, वो कल्चर कि वो लोगों को भला लगा कि आज भी 10 मरतबा आपके चैनल्स पे वो फिल्म चल रही होती है। बिल्कुल ऐसा है। तो मेन मसला सिर्फ ये, स्टोरी राइटर हमारे पाकिस्तान में हैं, लेकिन उनसे काम नहीं लेकिन सर हमारे यहाँ बहुत से डायरेक्टर, जैसे आपने कहा स्क्रीन प्ले डायरेक्टर लिखता है, वो ठीक है, मुझे समझ आ गई कि उन्हें पता है कि स्क्रीन पे क्या दिखाना है, कौन से कैरेक्टर को उभारना है, बताना है कि उसकी आई से बताना है कि इसका भी कोई आगे जाके किरदार होगा। सॉरी बात मैं काट रहा हूँ। देखिए, लाइट ऑफ हो जाती है, आपका फोकस स्क्रीन पे होता है जी। अब डायरेक्टर का काम है कि वो एक स्टोरी है, उसको उससे कहां से कहां स्क्रीन प्ले बनाना है कि ये शॉट है, इसके बाद क्या, कि पब्लिक का जहन यहाँ से वहां ना जाए। बिल्कुल ठीक हो गया सर। स्क्रिप्ट राइटर का काम तो बहुत पहले भी खत्म हो गया था, जब डायरेक्टर ने खुद ही कुछ फिल्म्स को मिक्स करके लिखना शुरू कर दिया। जो उनकी पहली फिल्म्स थी वो 100 अगर हिट गई तो 100 फिल्म्स को मिक्स करके 101 नई फिल्म आ गई। तो सर वो फिर तो हमने तो बहुत पहले ही राइटर से काम लेना खत्म कर दिया। उसका जवाब भी दूं। अब आप मुझे बताइए, नासिर अदीब का क्या कसूर था? जी दोस्त है मेरे, सुनेंगे वो। नासिर अदीब का क्या कसूर था कि अगर उसकी मौला जेट हिट हो गई, अब मैं आपको एवेन्यू की बात बता रहा हूँ, हैदर चौधरी डायरेक्टर, बड़े बड़े, इकबाल काश्मीरी, सैयद कमाल, मैं सैयद कमाल को असिस्ट कर रहा था, हर बंदा उससे कह रहा है जी मुझे स्क्रिप्ट दो, सुबह सेट लगा हुआ है, 1 नंबर फ्लोर पे, 3 नंबर पे है कौन? सिर्फ एक सुल्तान राही है जो टीडी शिफ्ट में काम कर रहा है, एक नासिर अदीब है। वो सर पकड़ के बैठ जाते थे, कहते थे मैं सारी रात में मैं लिखूं तो सीन आप इसमें मिलेंगे नहीं तो क्या होंगे कि अगर आप 24 आवर्स में 16 डायरेक्टर कह रहे हैं कि जी सुबह हमें 2-2 सीन दे दो, तो बंदा क्या करेगा? और सर एक्टिंग भी, जैसे एक स्टूडियो से एक कपड़े में है, फौरन ही सीन खत्म हुआ, भाग के दूसरे स्टूडियो में चले गए, तो फिर एक्सप्रेशन और वो फील तो नहीं आएगी ना, फील ही नहीं कर पा रहे अपने कैरेक्टर को। लोगों ने सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो चल रहा था, ये वो कल्चर था जो फैसलाबाद के सिनेमाओं के अंदर लोग सीट के ऊपर पाँव रख के बड़के मार रहे होते थे, उन्हें सुल्तान राही चाहिए होता था,
मारकुटाई करते हुए और अंजुमन डांस करते हुए चाहिए होती थी जी। तो ये असल वजह डिमांड हो गई हमेशा। अब हमारे खलीलुर रहमान कमर है, अब आप उनकी अगर उनका एक ड्रामा हिट हो गया है, आप उनको महीने में, मैं आपको बड़ी प्यारी मिसाल दे दूं जी, एक होटल पे आप जाती है, चिकन कढ़ाई बहुत मजे की है, बिल्कुल। आपने कहा यार ये अनवर कढ़ाई वाले की चिकन बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी। मैंने यहीं से खानी है, ठीक है जी। वो 1 किलो बना रहा है, रश हो गया वो 2 किलो बना लेगा, और रश हो गया वो 5 किलो बना लेगा। जब 700 क्लाइंट वहां पहुंच जाएंगे तो वो अनवर कढ़ाई वाला क्या करेगा? जायका नहीं रहेगा। ऑटोमेटिकली जब उसके ऊपर बोझ पड़ेगा तो हमें, हमारी इंडिया की इंडस्ट्री को आप देख रहे कि मोती पिरोए जाते, बिल्कुल ठीक है। तो मकसद ये जिसका काम है वो उसी को करने दिया जाए। ठीक हो गया, इस बारे में मजीद बात करेंगे, लेकिन इमरान साहब से पूछेंगे। इमरान साहब, आप कहीं खो तो नहीं गए उस इंडस्ट्री में? अब आपका दिल तो नहीं कर रहा सारी पाकिस्तानी जिनका जिक्र हो रहा है वो फिल्म देखने को? नहीं, डेफिनेटली ऐसा हो रहा है क्योंकि वो इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो मैं उसको विजुलाइज करने की कोशिश। लेकिन मुझे इनकी बातों से एक खौफ नजर आ रही है अपनी इंडस्ट्री को देख के ना, कि चीजें अब चेंज होने वाली है। जो एक वक्त खत्म हुआ, अब बहुत अच्छे से हम कम बैक करेंगे, करना शुरू किया है, लेकिन इस बारे में भी हम बात करेंगे कि वो कितना मजीद आगे चल पाएगा। सर, लीडरशिप, हमें तमाम लोगों को लीडर बनाना है ना, हम पूरी क्लास में तमाम लोगों को लीडर बनाना चाहते हैं। सर, लीडरशिप क्वालिटी क्या पैदा की जा सकती है किसी में भी? जी, आप बना सकते हैं? मैंने इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की और मैंने एक जुमले में कहा जी जी, क्योंकि लीडरशिप के बारे में पहले ये समझा जाता था कि ये बॉर्न होते हैं, ये पैदाइशी, जिस तरह फनकार पैदाइशी होता है। तो अब दुनिया में सर फनकार वाकई होता है, जो बाद में आए ना वो आप देखिए आए और चले गए, पता नहीं चलेगा। आज भी उनका जिक्र हो रहा है जिन्होंने, जो पैदा हुए, जो वाकई फनकार थे। जी, आप बजाज शाद फरमा रहे हैं, लेकिन दूसरा एक पहलू और रुख ये है कि दुनिया जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ी है, ये सीखने से बढ़ी है। ये वजह देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार चीजों पे जोर दिया, तो एक चीज पे जोर दिया कि माँ की गोद से लेके गोद तक सीखो। इसका मतलब है सीखने का मार्जिन होता है। अच्छा, ये क्यों है? मैं यानी इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक साइड पे रख के साइंटिफिकली एनालाइज करें, मुसलसल मरने तक सीखने की क्यों जरूरत है? क्योंकि आपको हमेशा डेवलप होने की जरूरत होती है। जैसे आप एक कदम सीखते हैं तो आप एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। जिस तरह सर शुरू में बात कर रहे थे कि पहले होता था हम इस तरह फीता खींच के और वो फिर किया करते थे, और अब इन्होंने जो लेटेस्ट बताया कि एक बंदे के पास गया, टेक्नोलॉजी ने उसको रिप्लेस कर दिया। अगर सीखा ना होता तो ऐसा मुमकिन ना था, ठीक है जी। तो मैं फिर इस चीज को अगर सिंपली कहूँ, मैं जिस चीज पे बिलीव करता हूँ उसमें ये फ्रेज है जो कहा जाता है कि लीडर्स आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। जी, इसी तरह देखें फनकार और बाकी चीजें मैं उसको टच नहीं करता, मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको फैक्ट बताऊं, अपनी राय दे सकते मैं हैं, अपनी राय ये आपको ये देना चाहूंगा कि अगर फनकार, ठीक है, इंसान में देखें पर्सनालिटी टाइप होते हैं। अच्छा, जो अगर आप अपने पैशन के मुताबिक जो काम करते हैं आप जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सीखने वाला काम जो है ना वो आपको एक हीरा बना देता है। अगर इसकी जरूरत ना होती तो दुनिया में बड़ी बड़ी आर्ट की, एक्टिंग की, प्रोडक्शन की अकेडमीज ना होती। आपने खुद स्टार्ट में एक बात कही सबको कि जी हमारे एक मेहमान आए थे, वो मलेशिया से यानी पढ़ के आए, इसका मतलब है वहां से सीख कर आए। सीखना क्या करता है, वो हमेशा आपको आगे ले जाता है। तो जो लीडर उन्होंने कोई जल्दी एक्सेप्ट नहीं करा ना इंडस्ट्री में, इस बारे में भी सर मैं आपसे बात करूंगी। जी, फिर इसमें एक होता है, एक वक्त होता है, आप स्ट्रगल करते हैं, फिर आप अपना एक मुकाम बना लेते हैं। तो लीडर जो होता है इसमें इलेक्शन नहीं लड़ना होता। हाँ जी। घर के मामलात से लेकर, प्रोफेशनल मामलात से लेकर, ऑफिस से लेकर, इवन शायरी और ये फिल्म इंडस्ट्री तक, आप अगर अपने आप को मनवाते हैं और आप लोगों को साथ लेकर चलते हैं किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी बड़ी कामयाबी के लिए, देन यू आर अ लीडर। आप अगर यहाँ पे बैठे हुए मुख्तलिफ लोगों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि जी मेरी आवाज ठीक आ रही है, इसको ऐसे कर लें, इट्स मीन यू आर आल्सो प्लेइंग अ लीडरशिप रोल। आप अपनी वालदा का जिक्र कर रहे थे कि वो अभी भी हमें किसी तरह गाइड करती हैं। तो हर घर की माँ, हर घर के वालिद, दादा, नाना अगर खुशकिस्मती से लोगों के हैं तो वो भी अपने एक लीडिंग रोल होता है जो प्ले कर रहे होते हैं। अभी मैम ने बताया कि जी जब मैंने शायरी शुरू की तो फिर मुझे मुख्तलिफ लोगों ने इस हवाले से कुछ मेंटोर हो जाते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन हम गाइडलाइन किन से लेते हैं? जिनका एक लीडिंग रोल होता है, जो लीड कर पाते हैं, जिनमें ये क्वालिटीज होती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो ये लीडर्स जो होती है ना, ये हमेशा यानी समझ लें कि ये नस्लों को, लोगों को, ग्रुप्स को डेवलप करके बहुत आगे लेके आते हैं। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ आपकी इस बात से, लेकिन सर लीडर जो होता है ना वो फॉलोअर्स पैदा नहीं करता, वो लीडर पैदा करता है। एक लीडर पीछे से अपने साथ चलने वालों को ना लीडर ही बनाएगा, फॉलोअर्स नहीं बनाएगा कि आप मुझे फॉलो करो। हमने इतनी लीडरशिप पे बात की, डेवलपमेंट पे बात की, हम हमेशा कहते हैं कि आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए एक लीडर वाली, लेकिन सर हम लीडर प्रोड्यूस नहीं कर पाए। आपने कहा ना कि बन सकते हैं,
क्वालिटी हो जाती है, बॉर्न नहीं होते। तो सर वो जिनको हमने प्रोड्यूस किया वो नजर क्यों नहीं आया हमें फील्ड में, वो मजीद लोगों को क्यों साथ नहीं लेके आए? फॉलोअर्स नजर आ रहे हैं मुझे हर जगह। जी आप सोशल मीडिया पे भी माजूद जी आप बजाज शायद फरमा रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। मैं इससे पार्शली एग्री करूंगा और पार्शली नहीं, यानी इस हवाले से कि आप हमारी सोसाइटी को इस हवाले से देख रही है तो जो एक डोमिनेंट पिक्चर नजर आती है उसमें शायद यही लगता है, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर हम इवन ये प्रोडक्शन की फील्ड को देख लें, इवन आईटी को देखें, आईटी के हवाले से पाकिस्तान में नदीम गौरी साहब एक बहुत बड़ा नाम है। नेट सोल उन्होंने बनाई, एक फर्द था, अगर आप उनकी बुक पढ़ें गौरी, एक फर्द था और एक फर्द बैठकर जो है वो वर्किंग करता था। अब उन्होंने एक बहुत बड़ी एक तरह की मैं कहूँगा एम्पायर बना ली और पूरे एशिया में पाकिस्तान का एक नाम बना दिया और अपने जैसे कई बंदे पैदा कर दिए। हाँ, होता क्या है, यानी एक ही वक्त में 100, 10 या 1000 बंदा वर्किंग कर रहा है तो अहम बड़ा लीडर वही होगा जो कि अपनी डुप्लीकेशन कर लेगा, अपने जैसे लोग बना लेगा। एक सिंपल सा सादा लफ्जों में मैं फार्मूला बताता हूँ जो आप में और सब कर सकते हैं। हमने ये देखना होगा कि कौन सा बंदा बेहतर लीडर और ये जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा, तो वो होगा जो अपने साथ जिन लोगों के साथ वर्किंग कर रहा है उनको सिखा रहा है, जो उसको पता है उनको डेवलप, टीम के लोगों को। और हो ये कि एक काम जो आज वो कर रहा है 1 साल के बाद उसकी टीम का कोई बंदा कर रहा हो, वो उससे ऊपर वाला कोई काम कर रहा है। बिल्कुल सर, माजूद के साथ जो बॉन्ड लीडर होंगे ना वो दूसरे लीडर्स को लीडर बनाएंगे, जिनके हैबिट्स हमने एक क्लासरूम में बनाई होगी ना, लीडरशिप क्वालिटी पे अगर हमने बात की होगी ना, वो कहेगा मैं ही लीडर हूँ, मेरे साथ आने वाले फॉलोअर्स हों। ये एक माइंडसेट होता है आपका कि अगर मैं लीडर हूँ तो मैं ही लीडर हूँ। ये बहुत सी चीजों में अप्लाई करेगा हर डिपार्टमेंट में लीडरशिप, अगर आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। बेसिकली मैं आपसे अर्ज करूँ, वो लीडर नहीं होते जो ये कहते हैं, उन्हें गलत फहमी होती है कि शायद वो लीडर है, वो बॉसी टाइप हो सकती है, उन्हें कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है। वो एक दलदल में, मतलब मैं कहूंगा कि वो एक दलदल में है जिसमें उन्होंने आज नहीं तो कल डूबना ही डूबना है, और बदकिस्मती से उनके साथ भी जो बंदे होते हैं उनको भी ले डूबते हैं। अच्छा, जो साथ लेके चलते हैं वो आगे बढ़ते हैं। इस हवाले से मैं किसी गोरे की एग्जाम्पल नहीं दूंगा। मौलाना रूम का नाम जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अब तो गोरे भी उनको ना सुनते और पढ़ते। उनके उस्ताद शाह शम्स तबरेज़ वो जो है, उसमें उनसे पूछा गया, उनसे बल्कि मौलाना रूम ने पूछा कि जी आप ये जो रक्से रूमी आप करवाते हैं, क्योंकि अभी मीडिया की और ये बात हो रही है, तो आपने ये मुझे इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई है, इसमें एक हाथ का इशारा, उंगली ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ करके ये घूमने वाला, तो ये क्या रीजन है? तो उन्होंने कहा कि लोगों को, एक फ्रंट एंड होता है एक बैक एंड, तो उन्होंने कहा जी लोगों को कैमरे के आगे से तो यही नजर आएगा कि अभी तुम रक्स कर रहे हो और तुम्हारी एक उंगली नीचे है और एक जो है एक ऊपर है और एक नीचे और तुम घूम रहे हो, लेकिन इसमें जो तुम्हारे लिए सबक है एज ए लीडर वो ये है कि सूफी वो होगा और अपनी फील्ड का लीडर वो होगा जो ऊपर से जो कुछ मिलेगा वो नीचे जमीन वालों को वो सारे का सारा ट्रांसफर कर देगा, और जो जितना ज्यादा ट्रांसफर करेगा वो रोड क्लियर होएगा, उसको और मिलता रहेगा, और जिसको और मिलता रहेगा उसका ये सर्किट जो है वो चलता रहेगा। और जो रोड बड़ा अच्छा होता है जिसपे ब्लॉकेज नहीं होती, एक वक्त आता है कि अगर कोई शाही सवारी गुजरनी हो, बड़ी सवारी, तो वो कहते हैं ये रोड अच्छा है। तो यानी इसमें अगर आप देखें कि लीडर जो है ना, जो कुछ लेता है वो जब वो डिलीवर करता जाता है, वो डिलीवर करता जाता है, दूसरे लोग प्रोड्यूस होते जाते हैं, तो वो उसका नाम एक ब्रांड भी बन जाता है, एक शनाख्त भी बन जाता है, लोग एतबार करना शुरू करते हैं। और इसी वजह से माशाल्लाह से हमारे यहाँ इतने ज्यादा मोटिवेशन स्पीकर्स आ गए हैं, क्योंकि जो हमारे अच्छे स्पीकर्स हैं वो लीडर हैं और वो उनको दिल खोल के वेलकम करते हैं कि प्लीज मोस्ट वेलकम आप तमाम लोग आए। हो रहा है जो लीडर बनाए जाते हैं ना वो हमारे साथ फेयर नहीं होते, क्योंकि वो बनाए जाते हैं ना खुद से, और जो पैदाइशी होते हैं ना वो हमारे साथ फेयर होते हैं। क्या बात है, ठीक हो गया। जो पैदाइशी होते हैं, सर फनकार भी बाय बर्थ होता है, पैदा होता है, बॉर्न होता है, या फनकार भी बन सकता है? सर मैं फनकार की बात कर रही हूँ, एक्टिंग करने वाले बहुत लोग हैं। नहीं, फनकार जो है ना वो बाय बर्थ ही होता है, बाय बर्थ होता है। अल्लाह ताला ने डाला होता है फनकार, रंगीले का नाम दूंगा। क्या बात है, ठीक है। अली एजाज, यानी ये वो लोग हैं, उमर शरीफ, ठीक है, ये बाय बर्थ होते हैं, इनके अंदर अल्लाह ताला डालता है। ये जरूर है कि वो कहते हैं ना कि दाना हाथ में गुल मिलके गुलो गुलजार होता है, ये फिर वो नगीना बनते हैं, लेकिन ये होते बाय बर्थ है। बाकी एक्टिंग तो फिर
सब कर सकते हैं, सब कर सकते और आजकल तो हमने देखा है कि वाकई सब कर सकते हैं। सब कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तमाम लोग बाई बर्थ होते हैं, यानी उसमें कोई ना कोई जर्म्स जरासीम, क्योंकि शख्सियत को ना मुख्तलिफ डिवीजन में तकसीम जी किया। जी बिल्कुल। लेकिन हर वो बंदा जो कि लाइफ के साथ सीखता नहीं है, उसमें निखार नहीं आएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब दुनिया के किसी बड़े से बड़े, जिस तरह आपने नदीम जी, साहब जी। के अपने जिक्र किया, तो अगर उनकी फर्स्ट मूवी में जो नदीम साहब थे और उनकी पीक वाली मूवी तक वही नदीम साहब रहते, उनमें कोई वेरिएशन और बेहतरीन आती तो वो नदीम ना होते। शायरी में अगर गालिब शुरू में असदुल्ला लिखा करते थे, तो जिस तरह शुरू में थे अगर एंड तक वैसे ही रहते तो शायद कुछ ना होता। ये वक्त के साथ साथ इसी तरह एडिटिंग इसीलिए होती है, कता बुरीद इसी वजह से होती है कि ये आपको डेवलप कर सके। तो सीखने की और बेहतर होने की गुंजाइश है। बाई बर्थ शायद मेरे ख्याल में हम 10% होते हैं, लेकिन आपकी जो 90% मेहनत है वो आपको बनाती है। देखिए दुनिया में बेशुमार लोग हैं जिनमें कुदरती सलाहियत थी, अच्छा एंकर, अच्छा लीडर, अच्छा पोएट, अच्छा प्रोड्यूसर बनने की, लेकिन उन्होंने खुद को डेवलप नहीं किया, या फिर और फैक्टर आ जाते हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उनकी सलाहियतें खत्म हो गई। ठीक हो। लिहाजा ये बड़ी जरूरी है जिसको पॉलिश होने की जरूरत है सर। देखिए इसी तरह हम जब सिंगर का जिक्र करते हैं तो अल्लाह ने उनको एक अच्छा वोकल आवाज दी होती है, लेकिन अब नए सिंगर्स को सुन ले, पहला गाना और उसके बाद वक्त के साथ साथ उनकी वॉइस को अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको अंदाजा होता है कि कितना पॉलिश, कितना रियाज किया गया है, कितने उस्ताद ने इस पे मेहनत की है। तो होता तो वो बाय बर्थ है उसका वोकल, मेरा गला नहीं, मैं नहीं गा सकती, मैं चाहे जितने भी टीचर्स के पास जाऊं, ठीक है मैं थोड़ा सा गुनगुनाने के काबिल हो जाऊंगी बड़ी मेहनत के बाद, लेकिन मैं खुद को सिंगर नहीं कहूंगी क्योंकि बाय बर्थ मेरे गले में वो चीज नहीं है। मैं आपकी इजाजत से इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैंने यही कहा कि 10% या 20% होगी। तो अब सिंगर के हवाले से देखा जाए तो मैं अक्सर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी एक मिसाल जरूर देता हूँ। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, क्या बात। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को उनके दौर में, क्योंकि मेरे वो बड़े फेवरेट थे, मैं कोई मिस नहीं करता था इनका ना प्रोग्राम और चीजें, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में एक ऐसी बात बताई जो हम सब के लिए आगे बढ़ने के लिए बड़ी जरूरी है। तो वो उनसे एक बंदे ने पूछा कि जी इस वक्त तो आप बहुत बिजी होती हैं, आपके बड़े शोज होते हैं, तो क्या अब भी, आप तो उस्ताद हो गए हैं, क्या आपको अभी भी रियाज करने की जरूरत होती है और आप करते हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी भी मैं रियाज करता हूँ। जिस दिन नुसरत फतेह अली खान ये समझ लेगा कि अब मैं उस्ताद हो गया हूँ, मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, वो उसके फन की जिंदगी की मौत और आखिरी दिन होगा। और बिल्कुल कोई बंदा अगर प्रैक्टिस और डेवलपमेंट को छोड़ देता है तो वो उसके डिक्लाइन का टाइम होता है। लिहाजा ये चीज है जो इम्प्रूव करती है। बिल्कुल सही जी। नदीम साहब हैं, वो कहेंगे जी मैं फनकार नहीं हूँ, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, और वो बिल्कुल कहेंगे, बड़े लोग हमेशा ऐसे ही कहेंगे। सर अगर इजाजत हो तो फाहद की आवाज में जबरदस्त फाहद, बिल्कुल चेंज, पहले उर्दू और फिर बिल्कुल पंजाबी सराइकी मिक्स, क्या बात है, जबरदस्त। सर जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि हम ये क्वालिटीज पैदा कर सकते हैं अपने बच्चों के अंदर, अच्छी बात है, अगर ये क्वालिटी पैदा होती है तो बहुत अच्छी बात है, इतने लीडर्स होंगे तो क्या कमाल ये मुल्क बन जाएगा, कौम कितनी जबरदस्त हो जाएगी। उसी के साथ मैम से बात कर रहे थे। मैम जैसे आपने कहा लिखने वाले भी पैदा होते हैं, या आप अगर प्रैक्टिस करें आप भी लिख सकते हैं? अगर मैं, जैसे मुझे शौक है मैं शायरी करूं लेकिन मैं नहीं कर सकती, तो क्या मैं ये सीख सकती? नहीं सीख मैंने कहा मैं पूछ लूं, ये डेवलप हो सकती है? ये तो पैदाइशी ही आर्टिस्ट जो होता है ना, वो पैदाइशी होता है। ठीक हो गया। मैम आपने जो बुक लिखी है आप उसके बारे में हमें बताना चाहेंगे? उसके उन्वान का आपने जिक्र किया था, किस बारे में लिखी है, कैसी बुक है ये आपकी, जो इंशाल्लाह एक वीक तक हाँ, इंशाल्लाह ताला। स्याह चांद लिखा मैंने कि बिल्कुल टूटे हुए दिल को मैंने उस बुक में परो दिया कि जितने मेरे अंदर दुख थे मैंने अपने पे लिखी, समझे, मैंने अपने पे लिखी, ठीक है। वो इश्क के दुख नहीं थे, वैसे जिंदगी में और भी होती हैं, काफ़ी मुश्किलात होती हैं, काफ़ी ऐसे बातें हो जाती हैं, अपने बच्चों से भी हो जाती है, अपने बहन भाइयों से भी हो जाती है, सबसे हो जाती है, अपने मियाँ से भी हो जाती है, अपने कोई एक्स अच्छा ठीक हो गया। मतलब कि माशाल्लाह शायर बहुत ज्यादा सच बोलते हैं, तो मैंने वो सब कुछ उस पे परो दिया। अच्छा क्या बात है मैम, जब ये पढ़ेंगे स्पेशली खवातीन ये बुक, तो क्या वो हर किसी को अपनी स्टोरी लगेगी? क्योंकि अक्सर फिल्म और कुछ गाने जब हम सुनते तो हमें लगता है शायद ये हमारे लिए बनाए गए। उसको अपनी ही लगेगी। कुछ मैंने एंड में आके लोगों के कहने पे थोड़े मैंने चेंज भी किया उसको, तो मैंने वो जज्बात भी डाले कि जो एक औरत नहीं कह सकती लेकिन वो महसूस करती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मोहब्बत में होना चाहिए,
चाहे वो नाराजगी किसी के हो, साथ किसी भी मोहब्बत situation है, हो, चाहे हाँ। मियाँ के साथ है, तो मियाँ वैसी मोहब्बत नहीं दे पाता, तो मुझे ये ऐसा होना चाहिए मेरे साथ, मैंने वैसा भी लिखा। क्या बात, क्या तो बात। अल्लाह करे, अल्लाह ताला कामयाब आप करे। तर्जुमान बन गई बहुत सी खवातीन की, उनकी जो फीलिंग्स है बिल्कुल। आपने उनको लिख दिया कि वो जी। ऐसा चाहती हैं, चाहती ऐसा होना हैं, ऐसा चाहिए। होना चाहिए। मैम कुछ सुनाएंगी, कोई गजल, कोई नज़म कुछ सुनाएंगी आप हमें? जी बिल्कुल। प्लीज। एक तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं अपनी गजल की चंद इशार आप सबकी नजर जी, करती प्लीज। हूँ। चिरागों को जलाने की तमन्ना छोड़ दूं कैसे, चिरागों को जलाने की तमन्ना छोड़ दूं कैसे, हवा को आजमाने की तमन्ना छोड़ दूं कैसे। इन्हीं जज्बात में जाना मेरी एक उम्र गुजरी है, इन्हीं जज्बात में जाना मेरी एक उम्र गुजरी है, तुम्हें अपना बनाने की तमन्ना छोड़ दूं कैसे। क्या बात है। वो ही एक गीत जो मैंने तेरी बाहों में गाया था, वो ही एक गीत जो मैंने तेरी बाहों में गाया था, वो नगमा गुनगुनाने की तमन्ना छोड़ दूं कैसे। अगरचे रोकने वाले बहुत तस्नीम है मुझको, अगरचे रोकने वाले बहुत तस्नीम है मुझको, मगर इस शहर जाने की तमन्ना छोड़ दूं कैसे। क्या क्या बात, क्या बात है मैम, जबरदस्त, वेरी नाइस। सर क्या कहना चाहेंगे? बेचारी में आप जरूर दाद पूरी दीजिए। अक्कासी से मैंने कहा कि ये खासकर ये जो अशार पढ़े, ये तो ऐसे है कि इसके लिए तो एक थीम सॉन्ग बनाया जाए। क्या बहुत बात, अच्छी। क्या बात, माशाल्लाह। जबरदस्त। बहुत मैम बहुत खूब लिख रही हैं आप, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपकी नई बुक भी आने वाली है, यकीनन तमाम लोगों को बहुत पसंद आएगी, मर्द हजरात को भी। बेशक आपने इंशाल्लाह। के बारे में और ज्यादा मैं इसलिए लिखा। एक और बुक लिख रही हूँ, स्टार्ट मैंने कर दी थी, लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ, मैं एक नावल की सूरत में लिख रही हूँ, सच्चा इश्क। मतलब वो इश्क जो औरतें कहती है ना, हमें 7 बच्चे पैदा करके साइकिल पे बच्चे साथ बैठे हुए, मियाँ है पीछे वो बैठी हुई है और कहती मुझे सच्चा इश्क प्यार नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, उन पे भी मैं लिख रही हूँ। बहुत अच्छी। क्या बात है, मैं वेट करूंगी उस बुक का, क्योंकि मैं वो पढ़ना चाहूंगी और मैं देखना चाहूंगी कि क्या क्या लिखा है आपने उसमें। सर जहाँ पे इतने बड़े लोगों का जिक्र हो रहा था, वहाँ हमारी बड़ी प्यारी प्यारी एक्ट्रेसेस भी हैं, रानी साहिबा हैं, शबनम साहिबा हैं। सर मैं क्योंकि अभी आप नए लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं, माशाल्लाह से आपका कराची में काम चल भी रहा है। सर क्या डिफरेंस देखा आपने उनके पैशन में, उनके काम में? क्योंकि अभी कहीं ना कहीं हम सिर्फ ग्लैमर पे फोकस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो गए पहले, अब डिपेंड कर रहे हैं हम लोग ग्लैमर पे। वहाँ उस वक्त की एक्ट्रेसेस कैसी थी, कैसे काम कर रही थी? मैं चाहूंगी आप इस बारे में आपको एक बात बताऊं कि धमाका फिल्म मेरी जी, उस वक्त शबनम का उरूज था जी, मन की जीत, एक दोस्ती, एक लाइन थी फिल्म हाँ जी, और उस हीरोइन को अल्लाह ताला उसे जिंदगी दे। आमीन। मैं ठहरा था दीबा बेगम के घर पे गुलबर्ग में, और टाइम था शूट का सर्दियों के दिन 9 बजे का। शबनम जो थी वो 7:15 बजे शाहनूर स्टूडियो सेट पे बैठी होती थी। आज में और कल में इतना फर्क है। इधर खिलौना फिल्म की शूट हो रही है, संगीता बेगम चीख रही है मीरा मीरा मीरा, मीरा पता चला 4 बजे आ रही हैं जी, ठीक है। आज के दौर में हमारे जितने आर्टिस्ट है वो टाइम के पाबंद नहीं है, उनको फिक्र ही नहीं है। और वो पे भी 3-4 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसी। और वो आर्टिस्ट जो थे वो उनको पता होता था रात को स्क्रिप्ट के, जी मैंने सुबह क्या बनना है, मैंने सुबह क्या एक्ट करना है, और टाइम की पाबंदी। लेकिन सर उस वक्त डायरेक्टर का इतना डर होता था कि हमारे डायरेक्टर ने कुछ कह दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक पूरे टीचर और स्टूडेंट वाला कॉन्सेप्ट एक सेट पे चल रहा होता था, जी सर आप बताएं, दोबारा से रिहर्सल कर ली। आज के जो नए डायरेक्टर हैं माजरत के साथ काम बहुत अच्छा करें, लेकिन उनका डर नहीं रहा। और जो एक्टर एक्ट्रेसेस जिन्होंने थोड़ा ज्यादा काम कर लिया है, 10 साल जिनका एक्सपीरियंस हो गया, वो डायरेक्टर को खुद चला रहे होते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसमें ये चीजें ऐड कर दीजिए, स्क्रिप्ट चेंज कर दीजिए क्योंकि मेरा मूड नहीं और मेरी ये साइड अच्छी नहीं आती, तो ये वाला मुझे सीन नहीं चाहिए। सर ऐसे बिल्कुल ऐसी 70% हमारी न्यू जनरेशन जो इस वक्त टॉप की हो चुकी है, वो डायरेक्टर अगर वो कम एज का है तो वो अपनी डायरेक्शन सेट पे दे रहे होते हैं जी। बिल्कुल ऐसी है। जो डायरेक्टर ऐसे है जिनकी गिरफ्त है वो उनको नहीं हिलने देते, चाहे उनके आगे शान हो चाहे वो नबील हो। ठीक है, मैंने नबील के साथ भी काम किया है, मैंने शान के साथ। कहने का मकसद ये, और जो नई जनरेशन है जिनको पता है कि जी इस वक्त हम हिट है,
उन्होंने आके न्यू जनरेशन के डायरेक्टर है, उन्होंने कहा यार ये नहीं ऐसा कर दो, यहाँ तक कि स्क्रिप्ट के अंदर चेंजिंग ले आते हैं। सर ये बहुत बड़ी बात है, स्क्रिप्ट के डायलॉग चेंज कर देना, क्योंकि लिखने वाले नहीं है, स्क्रीन प्ले बनाने वाले नहीं, बड़ा सोच के लिखा होता है। और कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जो अपने डायलॉग्स की वजह से हिट हो जाती है। इवन के हमारे ड्रामे भी बहुत से जिनको बाद में इतना डायलॉग बोले गए, जिन पे बहुत टिकटॉक टब स्मैश पता नहीं क्या क्या बनता रहा। सर नई जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ये जो प्रोडक्शन टीम में काम करने वाले लोग, उनकी तरफ से ये कंप्लेन देखने में आई कि चाहे आप पढ़ के आए, जैसे आपने कहा कि हमने पढ़ा नहीं जाके किसी यूनिवर्सिटी में, छोटी छोटी चीजों को इतना सीखा है नाप तोल के कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उनका ये है कि हमें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा इंडस्ट्री में, क्योंकि वो कहते हैं कि आप क्या करेंगे, कुछ वक्त तक हमारे साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद गुड बाय बोल देते हैं, टाइम नहीं देते। सर ये सिचुएशन पहले भी देखने में आती थी? पहले ये पोजीशन नहीं थी जी, ठीक है। अब चीज सबसे बड़ी खराब चीज जो हो गई है वो ये हो गई है कि इस वक्त जो काम हो रहा है, मैं आपको बताऊं, आपके पास 5 लाख रुपए है ना जी, आपने ड्रामा बना लेना है। आपने कहना है, वो एक हमारे दौर में एक हीरो आया था, उसकी कार पे कबूतर के बीट पड़े होते थे, उसने फिल्म शुरू की थी किरदार के नाम से। वो पता है क्या कहता था कि पैसा लगा रही हूँ और हीरो आ रही हूँ, ठीक है। तो 5 लाख इस बच्चे के पास है, 10 लाख रुपए आके ड्रामा बना लिया, उसके बाद फिर छोटे चैनलों पे गए, भाई इसको चला दो। उन्होंने इसकी लाजमी बात है कि वो टेक्निकल गलतियां होती है, उन्होंने कहा भाई ये चलने के लायक नहीं है, जेब से पैसे देते कि जी इसे चला दो। ये जो लोग हैं इन्होंने काम को खराब किया हुआ है। बाकी क्योंकि हर बंदे को हर बंदा कहता है मैं गुलकार, मैं एक्टर, मेन चीज ये जी। अब जो अच्छे डायरेक्टर ऐड होगी मानसिक के साथ, एक और चीज इसके साथ ऐड होगी, मैं गुलकार, मैं एक्टर, और मुझे फेमस होना और मुझे ही हिट लेना है। पहले ये होता था कि आप अगर प्रोड्यूसर है तो आप ही प्रोड्यूसर हैं, मैम अगर लिखने वाली है तो मैम ही लिखने वाली है। आज मुझे प्रोडक्शन में भी काम करना है, मुझे लिखना भी है, मुझे लेक्चरार भी बनना है, या मुझे अच्छे सिंगर भी बनना है, मुझे किसी तरह फेमस होना है, लोग मुझे देखें, लोग मुझे फॉलो करें। एक ये माइंडसेट हो गया हमारा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और दूसरी बात है कि प्रोड्यूसर आ गया पैसा लगाने के लिए, सपोज वो 1.5 करोड़ रुपए की फिल्म बना रहा है या 2 करोड़ की, वो कह रहा है कि जी आपने इसको लेना है हीरोइन, क्योंकि वो उसकी पसंद जो भी है जी, उसको लेना है। अब आपकी स्टोरी में जरूरत है, मिसाल के तौर पे सबिया बेगम की, आप कह रहे हो जी रीमा को लेना है हीरोइन, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा डायरेक्टर होगा वो इंसाफ करेगा। ऐसे मैंने देखे डायरेक्टर के। अब आपको छोटी सी बात बताऊं, हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर निसार बज़मी, क्या बात है, ठीक है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एक फिल्म बनी हम एक है, वो फिल्म के अंदर पहले हीरोइन थी सबीता जी। सबीता से किसी वजह से डेट का मसला हुआ, सलमा आगा को ले लिया गया। सबीता से पहले हुमैरा चन्ना सिल्वर जुबली प्रोग्राम में हिट हो चुकी थी। निसार बज़मी ने हुमैरा चन्ना से गाना गवाया, छोड़ मेरे यार कोई और बात कर, आप निकाल के देख लीजिएगा। सलमा आगा आई, उन्होंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, मेरी फिल्म में मैं हीरोइन हूँ, उनकी तोती बोलती कि मेरे ऊपर गाना एक्सपोज होगा, मेरा होगा। निसार बज़मी ने पता है क्या कहा, कहते ये फिल्म मैंने छोड़ दी, हुमैरा चन्ना को गवा लिया, हम एक है, ये गाना हुमैरा चन्ना का ये आपके ऊपर एक्सपोज होगा। करवाती हैं आप, नहीं करवाती है, डायरेक्टर से कहा मेरा गाना मेरी फिल्म में आपकी फिल्म ही नहीं कर रहा। क्या बात है। सलमा आगा ने घुटने टेक दिए, और आप निकाल के देखिए वो गाना, वो पहला गाना था जिसपे हुमैरा चन्ना को निगार अवार्ड मिला। क्या बात है। और वो सलमा आगा पे, जबरदस्त। तो ये अजारादारी मार देती है। सर जिनको काम से लगन है ना कि मुझे काम करवाना है, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, कहाँ से, नहीं तो छोड़ दिया, ठीक, काम से इंसाफ किया काम ना। से इंसाफ अब किया। मुझे पता है कि मेरे स्क्रिप्ट में मुझे जरूरत है जी, इसके लिए फैसल कुरैशी या फाद मुस्तफा है, मैंने उसी को लेना है, और मुझे जरूरत इनकी है, और मैं उठा के किसी तीसरे को ले लूं क्योंकि मेरी स्टोरी की डिमांड, फिर वो मैंने अपने काम के साथ इंसाफ नहीं किया। बिल्कुल। बहुत सी ऐसी कहानियां, इतनी अच्छी कहानियां होती है, पिक्चर फ्लॉप होती है। क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर्स ने बड़ा ये कहा कि हमारे यहाँ जो स्क्रिप्ट होता है वो चेंज हो जाता है, सेट पे जाने के बाद डायलॉग चेंज हो जाते हैं, सीन चेंज हो जाते हैं, बड़ा दुख आता है, फिर बाद में कहते हैं जी स्टोरी अच्छी नहीं थी, क्योंकि आपने अगर चेंज कर दिया ना उसको, मेरी सोच को छोड़ के आपकी सोच उसके अंदर कर देंगे तो वो अजीब एक खिचड़ी सी बन जाएगी। सीरियल में, ड्रामों में ये बहुत होता है, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ बहुत अच्छे, लेकिन ज्यादातर अक्सरियत ये है। बिल्कुल। सर अगर ड्रामों का जिक्र किया जाए तो हमारे यहाँ वारिस, तन्हाइयाँ बहुत
धुआं, बड़े जबरदस्त ड्रामे रहे। जो हमारे यूथ में नए लोग हैं वो अभी भी गूगल करके उसको देखते हैं और बड़ा खुश होते हैं। और वो वक्त था जब गलियों में रश खत्म हो जाता था, दुकानें बंद हो जाती थी कि जी ड्रामे का टाइम है। उसके बाद अभी आप देखें इतने ज्यादा ड्रामे बनना शुरू हुए। सर माजरत के साथ हमारे यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप या फैमिली सिस्टम को ब्रेक किया जा रहा है, बहनों के जो क्लैश दिखाए जा रहे हैं, सास बहू का चले ठीक है सदियों से चलता आ रहा है, वो चलता ही रहेगा, वो जदीद दौर में थोड़ा मॉडर्न हो जाएगा, लेकिन ये कि वो क्लैश रहेगा। सर बहनों का रिश्ता तो बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, बिल्कुल ठीक है ऐसे ही है, लेकिन बहनों के साथ एक ही हस्बैंड और वो सारी चीजें हम लोग दिखा रहे हैं, तो फिर हम बात करते हैं कि जी दूसरे कल्चर के ड्रामे हमारे यहाँ आ गए, हमने स्पेस दे दी ना उनको। बिल्कुल दी। उसकी वजह फिर वो जवाब आता है कि भेड़ चाल एक अगर ड्रामा सास बहू का या बहनों का हिट हो या मेरे पास तुम तकरीबन अभी कोई 7-8 ड्रामे ऐसे हैं जिनमें बहनों के वो। अच्छा मैंने जो ड्रामे बनाए, मैंने एक ड्रामा बनाया, अब आप छोटी सी बात देखिए, एक फकीरनी जो रोड के ऊपर भीख मांगती है जी, सिंगल बेड होता है वो भीख मांगती है। हाँ जी। अब आप देखिए कि मैंने क्या चीज ली, ठीक है, वहां पे एक लड़का जो है उस पर आशिक हो जाता है, वो खाना बदोश लड़की होती है, वो उससे शादी करता है, उसको चलने का ओढ़ने का सलीका दिखाता है, उसके घर ट्विन बेबी हो जाती है। एक मोड़ पे आके वही गाड़ी में वो लड़की जा रही होती है तो वही फकीरों का सरदार उसको देख के पहचान लेता है, अरे ये तो गुलाबो है। हाँ। वो वहां से उसे किडनैप करता है। यानी आप देखें स्टोरी बिल्कुल हटके, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल हटके। मेरी जो भी है, मेरी एक और स्टोरी अभी इस पर वर्क चल रहा है इंशाल्लाह ताला, वो मछेरों के कल्चर पे बना रहा हूँ, मछेरा कल्चर। मैं नहीं जा रहा ये सास बहू ये तो चल रहा है, आप हर ड्रामा देखेंगे यही चल रहा है, या तो तावीज़ गंडे। हमसाए मुल्क में आपने देखा कि एक वक्त आया कि हमारे यहाँ जब केबल आई तो इतना उनका ड्रामा चला, फिर एक वक्त आया कि वो खत्म हो गया, वो ड्रामे में कहीं भी किसी भी स्टेज पे हमें कम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने हमारे ड्रामे देखे इतना इंप्रेस हुए, अप्रिशिएट किया, लेकिन हमने क्या किया, हमने उनका वो कल्चर दोबारा ले लिया। मुझे अफसोस होता है कि हम बहुत बड़े बड़े नाम है जिन्होंने क्रिटिसाइज किया हमसाया मुल्क के ड्रामे को कि वो ज्यादा देखा जा रहा है। देखिए आप क्रिटिसाइज उस वक्त कीजिए जब आपके पास एक काम पड़ा हुआ है और आप कहेंगे देखिए हमने भी तो बनाया है ना, अपने यहाँ की चीजें देखें। जब आप वो कल्चर गंडासे वाला दिखा रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं कि देखिए दूसरी जिक्र ये भी है कि आप देखिए इस्लामिक हीरो तमाम मुसलमानों के लिए सेम है, चाहे वो इस मुल्क के हों या किसी और मुल्क के हों। तो वो कल्चर को मेरा नहीं ख्याल कि उसको आप उस वक्त तक क्रिटिसाइज कीजिए जब तक आप खुद ना प्रोड्यूस करें। हम किसी और तरफ जा रहे हैं लेकिन अच्छी चीज को हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे, दिल नहीं बड़ा हो रहा हमारा अप्रिशिएट करने के लिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इस वक्त जो माहौल है वो इतना खराब हो चुका है आपके सामने कि चैनल आपके पास बेशबा है, आपका रिमोट पे आपके हाथ टिकते नहीं है, कंटेंट क्या है सर। बस उसके बाद फिर जो है वो कहते हैं कि जी कहीं ना कहीं, अच्छा वो लोगों ने इसको सिर्फ कहते हैं ना कि कारोबारी पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त काम चल रहा है। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब माजरत के साथ अच्छे लोग आगे आए। हाँ। यंग जो लोग हैं अगर उनमें ये टैलेंट है जरूर आए, अच्छी बात है, क्योंकि इंडस्ट्री को एक सांस लेने का मौका मिलेगा कि एक फिल्म अगर 10 लोग करें, चले डिवाइड हो जाएगा, चेहरे तब्दील हो जाएंगे, मजा आएगा, अरूज वापस आ जाएगा। तो शुक्र करे कि फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई थी, बेहतर हो गया सर, ताकि थोड़ा अब तो ये कराची से जो चंद फिल्में आई, अल्लाह भला करे चैनल वालों का, चैनल वाले ही बना रहे हैं, एक दो है जो प्राइवेट प्रोडक्शन बना रहे हैं, जिससे ये आपकी इंडस्ट्री दोबारा उनको थोड़ी सांस मिली। लेकिन सर उसमें भी जी मैम प्लीज, इरम ने बात की जी, तो ड्रामे के बारे में उन्होंने बोला कि ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि 2 बहनें एक ही बंदे के साथ रिलेशनशिप में है, उस पे आपने वजाहत नहीं की, वो बात बीच में ही रह गई। क्या इससे हमारा मुआशरा खराब नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है माशरा, तो मैं तो कह रहा हूँ कि माशरा तो खराब हो रहा है। इसको आप 2 बहनों की बात क्या खावन को छोड़ के कितना अरसा दूसरे के पास रह के आती है, बिल्कुल फिर वो उसी खावन के पास आ जाती में आऊँ और रहती है, ठीक है ना। चले वो ड्रामे में तो वो मर गया ना, अक्सर ड्रामों में रहती है। क्या ये हमारा मुआशरा खराब? बिल्कुल खराब हो रहा है, तावीज़ गंडों से नहीं हो रहा है, बच्चियां खराब अभी आप मुझे ड्रामे आए हैं, काले जादू हो रहे हैं, क्या हम लोग बर्बाद, हमारे बच्चे बर्बाद नहीं हो रहे? बिल्कुल। मैं आपको एक चीज बता दूं कि बात वही है कि माहौल जैसा भी हो, बात वहीं आती है कि हमने ये देखना है कि हमने अडॉप्ट क्या करना है। सर मैं वैसे क्या बताऊं, हो जाता है ना, चाहते हुए भी हो जाता है। मैम आपकी राय सर आंखों पे, आप हमारे बड़े हैं, यकीनन जो आपका एक्सपीरियंस है वो हमारा नहीं है सर, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम कहते हैं ना कि लोग ये देखना चाहते हैं सर, हम लोगों को यूज टू करते हैं। आपने हमें यूज टू बनाया एक अच्छी ड्रामों का, वारिस, तन्हाइयां, धुआं,
बंधन, बहुत से ऐसे ड्रामे बहुत से। आपने यूज टू किया, हमने वो देखा, आपने में यूज टू किया बहुत से, जैसे जिन कैरेक्टर्स का हम जिक्र करें हमने वो देखा। इसका मतलब है कि हम वो देखेंगे जो आप में आदत डालेंगे, और फिर अब भी जो हम दूसरे ड्रामों का जिक्र करें वो हम क्यों देख रहे हैं? फिर आप बाद में कहेंगे 3-3 घंटे अपनी सीट से नहीं उठते, फिर आप स्क्रीन प्ले, कैमरे का वॉर्डरोब, 6 माह की आपकी प्रैक्टिस चल रही है। सर हमारे यहाँ एक स्क्रिप्ट दे दिया जाता है, ये आपका डायलॉग है मैम, ये आपका डायलॉग है, चलिए जी स्टार्ट, आपने याद कर लिया, चलिए जी स्टार्ट। रिहर्सल नहीं हो रही आपको सर। मैं बता रहा हूँ, मैंने पीटीवी का ड्रामा किरण कहानी, आप यकीन कीजिएगा 15 दिन रट्टा लगाते थे स्क्रिप्ट के ऊपर। हाँ। ठीक है, अब तो वो नहीं है ना, अब तो ये है कि एक दौड़ है, आर्टिस्ट भी बिजी है, सुबह उससे निकलना है, शाम तक 6 ड्रामों की शूट करनी है, तो वो हिसाब चल रहा है। अच्छा, अब रह गई बात, अब ये जिस किस्म के सब्जेक्ट चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि लोग, सास भी कभी बहू से स्टार्ट हुआ ना ठीक हो गया, वहां से फिर चल रहा सर है। आप उधर आगे जाए, मैं आपको लेके आना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके कीमती वक्त का। क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम के एंड पे? मैं मैसेज इस वक्त सिर्फ एक दूंगा जी, वो यही दूंगा सबसे कि आप लोग ये तस्लीम कर लो, सारी दुनिया में कोरोना है, पाकिस्तान में भी कोरोना है। बिल्कुल ठीक है जी। फासलों को मद्देनजर रख के ये चीज सोच ले, ये मत सोचे कि जी हमारे खानदान में नहीं है, तुम्हारे खानदान में नहीं है। सबसे बड़ी जब तक बात, हमारे खानदान में नहीं आएगा तो हम तब तक मानेंगे नहीं। सबसे बड़ा मैसेज ये है बस कि अपने आप को आदी बना ले, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें, ठीक है, और अपनी फैमिली को भी इस बात का दर्ज दे, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में ये सबसे बड़ा विलन आ गया है। विलन आ गया, क्या बात है। ये वो विलन आ गया है कि इंडिया ने हमला किया था तो पाकिस्तान ने उसके 2 जहाज गिरा दिए थे, वाह हो गई थी। इसको कौन गिराएगा? क्योंकि ये नजर ही नहीं आ रहा, नजर ही नहीं आता। लिहाजा सबसे बड़ी बात मैं ये कीजिए। कहूँगा, बस एहतियात। थैंक यू सो मच सर, आपकी कीमती वक्त का। फाहद की आवाज में खूबसूरत गाना सुनेंगे प्रोग्राम के एंड पे। मैम आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं पहला मैसेज तो कोरोना के बारे में देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ बयान कर दिया। और दूसरा मैसेज मैं जो सोच रही थी अभी अभी कि मैं दूंगी, प्लीज़ प्लीज़ वो प्रोड्यूसर, वो डायरेक्टर हमारे बच्चों को खराब मत करें, प्लीज हाथ बांध के आपसे सोशल मीडिया वाले भी, मैं बिल्कुल टिकटॉकर्स हमारे बच्चे खराब ना करें, वो हमारी वजह से खराब नहीं हो रहे, आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि हमें कोरोना में एहतियात करनी चाहिए और अपने अजीज रिश्तेदारों से और जानने वालों से एहतियाती तौर पे दूरी रखें, ताकि सारी जिंदगी की दिल करीब रखें, यानी दूर रखें ताकि सारी जिंदगी की दूरी पैदा ना हो। क्या बात है। थैंक यू सो मच सर आपका, आपके कीमती वक्त का। मैम आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, एहतियाती तदाबीर जैसे सर ने भी बता दी, मैम ने भी जिक्र किया, एहतियाती तदाबीर को अपनाइए, डिस्टेंस रखिए, और खास तौर पे अपने नेबर्स में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में जो आपके साथ मुंसलिक लोग हैं उनका खास ख्याल रखिए, उनके घर का, उनके किचन का खास ख्याल रखिए, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो आपने अल्लाह के दिए से ही किसी को देना, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। इसी के साथ